पिछले हफ्ते भी आप में से बहुत सारे लोगों के साथ वार्तालाप किया था और ये कोशिश की थी कि आपकी बातें हम सुने कि ऑनलाइन जो एक मोड बन चुका है कोविड काल में, उसमें आपको क्या चुनौतियां आ रही हैं और उनके परिप्रेक्ष्य में उसका कुछ समाधान हो सकता है क्या। और इसलिए आज का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं आईआईटी मुंबई से प्रोफेसर राजकुमार पंजी। वो अपने विचार रखेंगे, अपने अनुभव बताएंगे कि किस तरह से ये ऑनलाइन जो शिक्षा है उसको रोचक बनाया जा सकता है, प्रभावी बनाया जा सकता है। दो तीन बातें मैं कहूँगा कि ये कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। भावी समय में ऑनलाइन मेरे ख्याल से अगर ये प्रिफर्ड माध्यम हो जाए तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। शिक्षा का प्रारूप चेंज हो रहा है, बड़े आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं दुनिया भर में। हमारे देश में भी एनईपी 2020 का प्रारूप आपके सामने है, आप सब लोग उसमें कार्य कर रहे होंगे, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे होंगे। और दूसरा, एक शिक्षक का की जो भूमिका है उसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। तो इसके लिए ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसके पहले कि डॉक्टर पन जी के पास जाऊं उनके विचार सुनने के लिए, मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह नेगी जी से कि आज के कार्यक्रम के का शुभारंभ हेतु अपने आशीर्वचन से हमको अनुग्रहित करेंगे। डॉक्टर नेगी साहब। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही? जी हाँ, जी हाँ, आ रही है। अरे अच्छा। सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन और सभी का स्वागत। आज के कार्यक्रम के संचालक श्री प्रहलाद सिंह अधिकारी जी, आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर राजकुमार पंत जी, संयोजक इस कार्यक्रम के संयोजक सुधीर कुमार पंत जी, उपस्थित मंजू सुंदरियाल जी, हमारे पुराने सहयोगी राठौर जी, दीपक पांडे जी, अन्य सभी उपस्थित गण, सभी प्रतिभागी गण। आज कोविड-19 ने जहां हम सबको घरों में कैद कर रखा है, 90% छात्र अपने घरों में कैद हैं, तो उसमें विकल्प क्या है? आज उसका विकल्प ऑनलाइन टीचिंग या ऑनलाइन लर्निंग माना जा रहा है, जबकि हमारा मानना यह है, हम चूंकि डिस्टेंस एजुकेशन के हैं, ये ऑनलाइन कोई नया नहीं है। डिस्टेंस एजुकेशन के लिए ये डिस्टेंस एजुकेशन का एक पार्ट है, एक जनरेशन है कह सकते हैं। और ये जैसे अधिकारी जी ने बताया कि ये कोई विकल्प नहीं है, ये एक तरह से नई फ्यूचर एजुकेशन है। ऑनलाइन एजुकेशन इज द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। और ये इसको ऑनलाइन के बजाय हम इसको वर्चुअल लर्निंग कहें और वर्चुअल टीचिंग कहें या वर्चुअल स्टडी कहें तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसके आधार पे आप केवल थ्योरी नहीं पढ़ सकते हैं, वर्चुअल लैब्स के आधार वर्चुअल प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। तो ये एक तरह से शिक्षा का सशक्त माध्यम है, जहाँ नदी के दो किनारे हैं जिनको जोड़ने के लिए ये पाठ्यक्रम है कि एक आदमी आपका टीचर अमेरिका हो सकता है, शिक्षा छात्र जो है कहीं अन्य जगह हो सकता है, चाहे इंडिया में कहीं भी किसी कोने भी हो सकता है, रिमोट में भी हो सकता है। उन दोनों के बीच में अगर वार्तालाप करनी है तो ये ऑनलाइन टीचिंग हो सकती है, ऑनलाइन लर्निंग हो सकती है। और इसको बल्कि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग का जो भी कहना चाहें आप इसको, देखो ये इसकी कई खासियत है। इसमें आप वर्क फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम, किसी भी समय आप काम कर सकते हैं, कहीं से भी काम कर सकते हैं। आपको जितना लिटरेचर चाहे उसको आपको जो ऑनलाइन अवेलेबल है, जितने लेक्चर्स आपको चाहे तुरंत आपको मिल जाते हैं। पर्टिकुलर टीचर नहीं चाहिए कि क्या वो टीचर पढ़ाएगा, कहाँ से सामान आएगा। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है और फ्लेक्सिबिलिटी में आप जितना चाहें जब चाहें तो उसको रोक भी सकते हैं, बाद में उसको पढ़ सकते हैं। आपको जो ऑनलाइन आपको एक पावर पॉइंट मिल सकते हैं, ऑनलाइन कन्वर्सेशन मिल सकते हैं, आपको ऑनलाइन चैट्स मिल सकते हैं, और के थ्रू आप अपने आंसर प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपका बहुत समय के आप अपने विचार भी शेयर कर सकते हैं। देखिए, जो टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है जिसको फेस टू फेस मोड कहते हैं हम, उसमें केवल जो है छात्र एक ही टीचर से प्रश्न पूछ सकता है। इसमें आप कई टीचर, मल्टी टीचर्स है, मल्टी स्टूडेंट है, मल्टी इंटरेक्शन है। और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि इसमें आप आइडियाज पे फोकस कर सकते हैं। जब टीचिंग जो अगर फेस टू फेस मोड होता है, जो टीचर ने पढ़ाना है उसको हमें एक्सेप्ट करना है,
यहाँ पर आप आइडिया को एक्सचेंज कर सकते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आप कई लोगों के साथ आप इंटरेक्शन कर सकते हैं। ये जो शिक्षा है कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें जो है बहुत कम खर्चा आता है, इसमें डाइवर्सिटीज है, इसमें आपके इंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल होते, जब चाहे तो अवेलेबल हो सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज इसमें है कि इन्वायरमेंट फ्री है। इतने इसके गुण हैं, इसके अलावा भी तमाम इसके गुण हैं। हो सकता है नेगेटिव पॉइंट भी कुछ हो, लेकिन हमें हमेशा, चूंकि हम टीचर्स, हमें ये देखना है सार सार को गहिरे तोता दे रहा है, हमें इसकी अच्छी बातों पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ये 1.5 घंटे का ही समय है, मैं कम समय में अधिक न करके मैं अपनी बात यही समाप्त करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आज का जो इंटरेक्टिंग सेशन है ये सबके लिए फ्रूटफुल होगा, सबके लिए लाभदायक होगा, और भविष्य के लिए अच्छी शिक्षा के लिए एक मापदंड स्थापित करेगा। अधिक न करके आप सभी का धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर आपका बहुत बहुत आभार। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय जिस तरह से वर्षों से इस दिशा में कार्य करते जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के नहीं दुनिया भर के लोग उन्होंने जो कार्य किया है उससे लाभान्वित हुए हैं और आगे भी लाभान्वित होते रहेंगे। तो ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशन फ्रॉम एनीवेयर। जब हम लोग पढ़ते थे तो हमको 6-6 महीने तक हमें किताबें नहीं मिलती थी। आज की डेट में आपको जो किताब चाहिए, जिस प्रोफेसर से आपको पढ़ना आप चूज कर सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस मीडियम। देयरफॉर दिस इज गोइंग टू बी इफेक्टिव एंड इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। उत्तराखंड बहुत सौभाग्यशाली है इस मायने में कि वहाँ के जो लोग हैं, जो उत्तराखंड के सपूत हैं, वो बड़ी बड़ी उच्च पदों पर, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो, सेना हो, एजुकेशन हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उसमें बड़ी 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 जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। बड़ी बड़ी सौभाग्य की बात है। और उससे बड़े सौभाग्य की बात यह है कि वो बड़े शॉर्ट नोटिस पे बड़ी व्यस्तता के बावजूद भी उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे डॉक्टर पंत हैं, डॉक्टर नेगी साहब हैं, बड़े शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने अपनी उपलब्धता हमें दी, हम उसके लिए बड़े बड़े आभारी हैं। मैं उनका परिचय करूंगा तो बड़े छोटे मुंह बड़ी बात होगी। दुनिया की नामी गिरामी विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में वो अध्यापन का कार्य करते हैं, विजिटिंग प्रोफेसर हैं, आईआईटी बॉम्बे में अंतरिक्ष विभाग में वो प्रोफेसर हैं। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि दूर दराज के गांव के जो बच्चे हैं उनके साथ उनका बड़ा लगाव है, बड़ा जुड़ाव है। उसी स्फूर्ति, उसी शिद्दत के साथ, उसी जुनून और जज्बे के साथ उनसे जुड़ते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। ये और एक बहुत बड़ी बड़ी बात है। और आज हम सब भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि उनका वक्त हमको मिला है। मैं ज़्यादा समय ना लेके सीधे चलता हूँ आईआईटी मुंबई डॉक्टर राजकुमार पंज के पास, उनके विचार सुनने के लिए कि किस तरह से हम ये वर्चुअल मीडियम को रोचक बना सकते हैं, प्रभावी बना सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। सर यू कैन स्टार्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अध्यापक गणों को मेरा सप्रेम नमस्कार। और आज गणेश चतुर्थी का बहुत ही पावन दिवस है। और श्री गणेश, हमेशा हम कहते हैं कि अच्छे काम का श्री गणेश करें, और आज ही के दिन हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। मैं इसे लेक्चर नहीं कहूँगा, मैं इसे वेबिनार नहीं कहूँगा, मैं इसे केवल एक आपसी बातचीत का नाम देना चाहूँगा। क्योंकि कंप्यूटर के पीछे जो मुझे लोग दिख नहीं रहे हैं लेकिन मेरी आवाज़ शायद सुन पा रहे हैं और मेरा पावर पॉइंट भी देख पा रहे हैं, वो सब शिक्षक गण ज़्यादातर हैं, या एडमिनिस्ट्रेटर हैं, या किसी न किसी तरीके से वो विद्या अर्पण, ज्ञान अर्पण की दिशा में जुड़े हुए हैं। तो मैं सिर्फ आप लोगों के साथ कुछ बातें अपनी शेयर करूंगा और कुछ सुझाव, कुछ एडवाइस कह लें उसको, वो देना चाहूँगा। तो बस मुझे ये बताएं कि मैं जैसे ही इसको आप लोग देख पा रहे हैं, राइट, इसमें? हाँ सर। हाँ, तो प्रेजेंटेशन जो है वो मैंने अंग्रेजी में बनाया है क्योंकि मेरे पास हिंदी में बनाने का समय नहीं था, सच कहूँगा, वरना मैं इसे हिंदी में बनाता, लेकिन मेरे पास समय नहीं था। मगर मैं बोलूँगा केवल हिंदी में। जहाँ जहाँ पर मैं अपनी भाषा की कमजोरी की वजह से अंग्रेजी की तरफ जाऊँगा वहाँ पर क्षमा चाहूँगा आप लोगों से। तो आज के विषय क्या है कि जिस चीज से हम सब आज झेल रहे हैं, जिस चीज को, उसको मैंने उसको नाम दिया है इमरजेंसी ऑनलाइन टीचिंग।
क्योंकि ये इमरजेंसी है, ये हमने जानबूझ के नहीं करी है। जैसे मुक्त विश्वविद्यालय है या और जो यूनिवर्सिटीज है जिनका ये काम है, वहां पर तो ये एक बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। लेकिन आज जो हम शिक्षक लोग हैं, हमारे ऊपर जो है ये कोविड-19 महामारी की वजह से ये चीज थोपी गई है, इसीलिए मैं इसे इमरजेंसी ऑनलाइन टीचिंग कहता हूं। लेकिन जो हम इससे सीखेंगे वो हमें आगे ऑनलाइन या वर्चुअल लर्निंग के लिए भी बहुत काम आएगा। तो पहले तो ये समझेंगे कि ये बला है क्या और इससे हम जूझ रहे हैं तो समस्याएं क्या हैं। उसके बाद में कुछ अपने अनुभव से और कुछ जो मैंने थोड़ा बहुत सुना और देखा है, उसके बेसिस पे जो मेरे हिसाब से वर्चुअल लर्निंग या ऑनलाइन टीचिंग के जो चैलेंजेस और इश्यूज हैं, उन पे मैं थोड़ी रोशनी डालूंगा। और उसके बाद फिर मैं जाऊंगा, दो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष हैं। एक तो कि छात्रों को और शिक्षकों को दोनों को ऑनलाइन टीचिंग और लर्निंग के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आजकल ये है कि हम अपने स्टूडेंट्स को से संपर्क कैसे बनाएं, उनका ध्यान हम कैसे रखें, क्योंकि उनके सामने कई तरह के अभी डिस्ट्रैक्शंस हैं। करेक्ट। तो उसके लिए एक आपस में कम्युनिकेशन, एक तार जुड़ना बहुत जरूरी है। तो उसमें तार जुड़ने में क्या करना चाहिए। और अच्छा, क्षमा करें, मैं सबको म्यूट कर रहा हूं क्योंकि पीछे से काफी बैकग्राउंड में आवाजें आ रही हैं, तो मैं सबको म्यूट कर रहा हूं। जिसको कभी बीच में कुछ बात कहनी होगी तो वो या चैट के द्वारा टाइप करे या इसमें एक हाथ खड़ा करने का भी ऑप्शन है, उसके द्वारा मुझे मालूम पड़ जाएगा कि आप कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं उस समय रुक करके आपकी बात लूंगा। और सुधीर पंजी वैसे भी इसमें को होस्ट हैं, तो वो अगर चाहें तो किसी को अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो हमारी इमरजेंसी ऑनलाइन टीचिंग है, ये हमारे ऊपर एक आर्टिफिशियल तरह से लादा गया है। और इसकी समस्या यह हुई कि जब ये लॉकडाउन वगैरह लागू हुआ तो उस समय हमें पता नहीं था कि ये कितना लंबा खींचेगा। कईयों को ऐसा लगा कि बस 3 हफ्ते की बात है, 3 हफ्ते बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लॉकडाउन की वजह से बीमारी खत्म हो जाएगी और हम फिर अपना जीवन जैसे पूर्ववत तरीके से शुरू करेंगे। कईयों को लगा चलो कोई बात नहीं, 1 महीना और लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तो कुछ पता ही नहीं है कि अभी कितने महीने और जाएंगे, और इस पे बहुत बहस छिड़ रही है। दिक्कत यह है कि बच्चों को और हमें, स्टूडेंट्स को और हमें, दोनों को ही, छात्रों को और शिक्षकों को, दोनों को ही बहुत कम समय मिला इस नई शिक्षा प्रणाली से अवगत होने का और उसे अपनाने का। जो ज्यादातर शिक्षक हैं उनके दिमाग में ये है कि चलिए, हम वैसे तो अपने क्लास में खड़े होकर के बच्चों के समक्ष अपनी बातचीत रखते थे और अपनी क्लास लेते थे। अब मुसीबत यह है कि अब हमें एक कंप्यूटर के सामने बैठ करके एक लेक्चर लेना होगा। तो हम जो क्लास में करते थे वही हम करेंगे, सिर्फ यह है कि हम लेक्चर अब ऑनलाइन लेंगे और लेक्चर जब हो जाएगा तो उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे, रिकॉर्ड करके हम बच्चों को वो प्राप्त करवा देंगे, है ना। तो उनको, उनके मन में यह है कि चलिए जैसा हम करते थे वैसे ही करना। इसमें बहुत बड़ी समस्याएं हैं, बहुत बड़ी समस्याएं हैं इस विचार से। ये विचार ही गलत है कि हम अपना जो लेक्चर है वो केवल ऑनलाइन हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं। बहुत बड़े इसमें इश्यूज हैं। पहली बात तो इसमें यह है कि जिस समय आप अपनी क्लास ले रहे हैं, अपना लेक्चर ले रहे हैं, उस समय हो सकता है कि बिजली ही ना आ रही हो सकता है उस समय बिजली है लेकिन आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, और अगर आपका चल रहा है, बिजली आ रही है, तो हो सकता है जो आपके छात्र हैं उनमें से आधे ऐसे हैं जिनके पास उस समय इंटरनेट या बिजली नहीं है। तो आप कुछ भी करते रहिए, वो सुन तो पाएंगे नहीं। दूसरी समस्या यह है कि मेरे पास जैसे अपना एक लैपटॉप है जिसको मैं हमेशा अपने साथ लिए चलता हूँ, तो मैं तो चाहता हूँ कि इसी को मैं इस्तेमाल करूँ। लेकिन हमारे कई ऐसे घर हैं जहाँ पर 3, 4, 5 लोगों के परिवार में एक ही फोन है या एक ही लैपटॉप है जिसको सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो दिन में वो लैपटॉप इस्तेमाल हो रहा है किसी पिताजी या माताजी के दफ्तर में, और शाम को, दिन में जिस समय बच्चे की क्लास है उस समय उसकी बड़ी बहन या बड़ा भाई या छोटा भाई उनका भी क्लास चल रहा है। एक ही फोन है
जिसपे इंटरनेट है और उसको सभी लोग एक साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये भी एक समस्या है कि भाई हम कैसे करें इसको, ये हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अगर आप एक बहुत लंबा लेक्चर ऑनलाइन ले लें, जैसे कि हम क्लास में करते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, कभी कभी 1.5 घंटा हम खड़े होकर बात करते हैं, ऐसा हम अगर ऑनलाइन करेंगे तो भयंकर रूप से हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बोर हो जाएंगे। और कुछ ही मिनटों बाद आप देखेंगे कि कई बच्चे ऐसे हैं जो कि गायब हो गए हैं, कई छात्र ऐसे हैं जो शायद कंप्यूटर के सामने तो है लेकिन उनका दिल और दिमाग कहीं और है, और कुछ तो ऐसे हैं कि जो अपनी किसी और दादी, अम्मा, नानी या किसी को बैठा करके और बाहर जाके खेलने लगेंगे, क्योंकि लंबे लेक्चर ऑनलाइन में बहुत बोरिंग होते हैं। एक और समस्या आती है कि जब आप एक ऑनलाइन बोर्ड पे काम करते हैं तो आप, जैसे क्लास में हम लोग क्या करते हैं कि हम अलग अलग बच्चों को हम एक साथ एड्रेस करते हैं, लेकिन हमें पता है कि, जैसे मेरा अपना क्या अनुभव है कि क्लास में हमेशा 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक तो वो जो बच्चे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, और कुछ बच्चे उसमें से इंटेलिजेंट भी हैं। वो तो ऐसा है कि आप कुछ भी करें लेकिन वो अपना काम कर ही लेंगे और वो पढ़ाई कर ही लेंगे, और येन केन प्रकारेण वो कुछ ना कुछ करके आगे बढ़ ही जाएंगे, क्योंकि उनमें मोटिवेशन लेवल है। ऐसे ही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 10-15% या ज्यादा, जिनके सामने आप, भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है, आप कुछ भी कर लो, उनका इंटरेस्ट नहीं है, उनको नहीं करना है, उनका ध्यान कहीं और ही रहेगा। ऐसे बच्चों को अपने साथ लेके चलना बहुत मुश्किल होता है। और बाकी बचते हैं लगभग 70-80% बच्चे जो बीच के होते हैं, वो या तो इधर जाएंगे या उधर जाएंगे, और ये डिपेंड करता है कि आप जो शिक्षक हैं वो कितने अच्छे से अपनी कक्षा को लेते हैं। अगर आपने अपनी कक्षा अच्छे से करी और उन बच्चों का आपने ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और उनका ध्यान आपने अपने पास रखा रहा, तो वो फिर आपकी तरफ आ जाते हैं। और नहीं तो बहुत आसानी से वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि पाताल लोक में पहुंच जाएंगे, है ना। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसको वैसे भी एक अपने कक्षा में करना बहुत मुश्किल है, और ऑनलाइन तो ये बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। पर फिर भी कुछ हमारे पास सुझाव हैं, कुछ तरीके हैं जिससे ये हो सकता है। तो आइए सबसे पहले हम ये देखें कि ऑनलाइन टीचिंग में क्या क्या हमारे सामने चैलेंजेस हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। पहली है फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, यानी मैं इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा एक एक करके। पहले सिर्फ अपन मुद्दे नोट कर लें। बच्चों के अंदर जो आइसोलेशन की फीलिंग है। अच्छा, एक चैट में किसी ने हाथ खड़ा किया है, कुछ पॉइंट रेज किया है। गुड आफ्टरनून सर, राइटली सेड द क्लास अटेंशन टाइम इज 25 मिनट्स फॉर प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल। गीतिका जी, मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आपने तो 25 मिनट दे दिए, मैं तो बल्कि 15 ही मिनट मानता हूँ इसको, क्योंकि 15 मिनट के बाद में अगर मैंने कुछ एक्टिविटी नहीं करी क्लास में, या मैंने कुछ बच्चे से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं किया गीतिका जी, तो मैं उन्हें खो देता हूँ। ये मेरा अपना अनुभव है। तो मैं तो कहूंगा कि आप 15 मिनट ही मान के चलो। 15 मिनट के भीतर आपको कुछ न कुछ एक नाटकीय चीज या इंटरेस्टिंग चीज करनी है, वरना आपके हाथ से गए। दूसरी बात है लैक ऑफ मोटिवेशन, यानी अभी किसको है शौक पढ़ाई करने का, और वो भी ऐसे माध्यम से जहां पर ना उनके दोस्त उनके साथ हैं, ना उनकी मैम या उनके प्रिय शिक्षक उनके सामने हैं। बहुत मुश्किल है अपने आप को मोटिवेट करना कि हम इस बोर्ड में पढ़ाई करें, ठीक है। उसके बाद कई लोगों के सामने, शिक्षक भी और बच्चे दोनों के सामने, बहुत ज्यादा तकनीकी खामियां या परेशानियां हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। और इसको सबको करने में बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा सहयोग लगता है। तो वो कहाँ से लाएं? वो क्या आपकी स्कूल या आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको देगा? ये भी एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। तो समय की कमी की वजह से मैंने ये केवल 4 या 5 पॉइंट लिए हैं। इनके ऊपर मैं धीरे धीरे अब विस्तार पे बात करूंगा। सबसे पहले तो है बच्चों के सामने जो फीलिंग है, जिसको हम कहते हैं सेंस ऑफ आइसोलेशन। बेचारे बच्चे जो हैं वो बौखलाए हुए हैं। उनके लिए कंप्यूटर पढ़ने की चीज नहीं है, उनके लिए कंप्यूटर प्रमोद विनोद की चीज है। वो लैपटॉप को जनरली फिल्में देखने के लिए या यूट्यूब पे कुछ और इंटरेस्टिंग चीज देखने के लिए यूज करते हैं। अब आपने बोला कि नहीं नहीं, अब आपको ये कंप्यूटर जो है वो पढ़ने के लिए इस्तेमाल करना है, तो पहले ही बेचारे हतप्रभ हैं। और दूसरी बात क्या है, वो बच्चे, समस्या क्या है कि जो ये हमारा ऑनलाइन एजुकेशन है, इसमें पर्सनल टच बिल्कुल नहीं है, कंप्लीटली नॉन पर्सनल। अब मैं इस समय आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मेरे सामने
पता नहीं 40 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, मुझे कुछ पता नहीं। अभी जैसे 38 लोग इस पर्टिकुलर चैट में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब ये 38 लोग हैं, इनमें से एक मैं खुद हूँ, 37 लोग हैं। 37 लोग में कौन कितने हैं, कोई मेल हैं, फीमेल हैं, कोई यंग हैं, कोई ओल्ड हैं, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं सिर्फ एक कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बात कर रहा हूँ। चलिए मान लीजिए मैंने आपके वीडियोस लगा दिए, तो भी जो एक आमने सामने बैठ के पर्सनल टच होता है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। हाँ, तो भंडारी जी ने हाथ रेज किया है, मैं भंडारी जी से जानना चाहूंगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। भंडारी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बिल्कुल कम शब्दों में बताइए आपने क्यों हाथ खड़ा किया और आप क्या कहना चाहते हैं। भंडारी जी बोलिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी एक समस्या है, अब पर्सनल टच मैं चाहता हूं करना, लेकिन टेक्नोलॉजिकली कई बार पॉसिबल नहीं है। ठीक है। दूसरी बात ये कि बच्चे जो हैं ये बेचारे अकेले पड़ गए हैं। कहाँ तो वो बच्चे स्कूल जाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, वहां मिलके गपशप करते हैं, बातचीत करते हैं, और क्लास के बीच में उनकी थोड़ी बहुत आपस में कौची बौची भी होती है टीचर्स के बारे में, औरों के बारे में, वो सब खत्म हो गया। आप केवल अपने अपने घर में बैठ के आप कंप्यूटर के सामने बातचीत करो। और इसकी वजह से क्या हो गया है कि एक शिक्षक के लिए जो ग्रुप एक्टिविटी हम क्लास में करते थे, क्लास में बहस करते थे, डिस्कशन करते थे, एक बच्चे ने सवाल पूछा, फिर दूसरे ने उसके ऊपर जवाब दिया, फिर किसी और ने कुछ टिक्का टिप्पणी करी। कई बार हम क्लास में कोलैबोरेटिव एक्टिविटी देते थे, चलिए आप लोग 3 मिलकर के चित्र बनाइए, या आप 4 लोग मिलकर के एक कहानी लिखिए, या कुछ भी करिए, वो सब खत्म है ना। तो समस्याएं तो हैं, लेकिन उनके समाधान भी हैं। और हमारी आज की इस सेशन का जो औचित्य है वो ये है कि समस्याएं को उजागर किया जाए और समाधान भी कुछ बताया जाए और आपस में इसको डिस्कस किया जाए। मैं अकेला नहीं बोलूंगा, मैं चाहूंगा कि आप लोग बीच में हाथ खड़ा करें, मैं चाहूंगा कि बीच में आप लोग चैट विंडो पर अपने अपने उद्गार रखें, क्योंकि ये एक आदमी बोलेगा तो फिर बोरिंग हो जाएगा, है ना। तो इसलिए सबको मेरी एक विनती है कि चुप ना बैठें। हम बच्चों से कहते हैं चुप रहिए क्लास में, लेकिन मैं नहीं कहूंगा नहीं बिल्कुल चुप मत रहिए, आप प्लीज हाथ खड़ा करिए, प्लीज अपनी बात चैट विंडो पर कहिए। तो पहला तो पॉइंट ये है कि देखिए मैंने भी ये कर रखा है, मैंने जानबूझ के अपना वीडियो ऑन किया हुआ है, हालांकि जरूरत नहीं है उसकी, क्या जरूरत है मेरे वीडियो की, बल्कि मेरा वीडियो ऑन करने से तो बैंडविड्थ ही खर्च हो रही है। और कई लोग कहेंगे कि अरे वीडियो मत ऑन करिए, बंद रखिए। अरे लेकिन सर वीडियो अगर आप बंद करेंगे तो जो बोलने वाला है वो उसके उद्गार क्या है, उसके मन में क्या भाव है, वो कितना उत्साहित है या हतोत्साहित है, उसका तो आपको कुछ पता ही नहीं है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से कम जो बोल रहा है, जो शिक्षक है क्लास का, उसका तो कम से कम चेहरा सामने होना चाहिए। बच्चों के लिए कितना इम्पर्सनल हो जाएगा। हाँ, तिवारी जी ने अपना हाथ उठाया है। तिवारी जी कहिए सर, क्या कहना चाहेंगे आप। पाल साहब, मेरा नाम गौतम तिवारी है। जी तिवारी जी एंड इफ यू कुड हाईलाइट द थ्री लर्निंग्स फॉर दिस पर्टिकुलर जो कोविड एरा में हम लोग जी रहे हैं, अगर इसकी 3 की लर्निंग्स और इस पे अगर आप थोड़ा सा संवाद करें तो आई वुड बी ग्रेटफुल। हाँ सर, लेकिन तिवारी जी अब हमारा जो आज का विषय है ना वो कोविड-19 के ऊपर तो है ही नहीं। हम तो इस बारे में बात कर रहे हैं कि जो ऑनलाइन टीचिंग हमारे उत्तराखंड के शिक्षक गण करते हैं, खासकर जो सरकारी, दैट इज राइट, हाँ, बट एक्चुअली ऑनलाइन टीचिंग इस कोविड सिनेरियो में बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट हो गया है। हाँ बिल्कुल, और कोई चारा ही नहीं है ना, मजबूरी है ये। कोविड-19 के सिनेरियो में आप और क्या कर सकते हैं। आप अगर ऑफलाइन करेंगे या सामने करेंगे तो परेशानियां हो जाएंगी। अब तक जितने भी एग्जाम्पल आए हैं, जहां जहां यूनिवर्सिटीज ने स्कूल खोले हैं, कुछ दिनों बाद मालूम पड़ा है कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीचर्स अफेक्ट हो गए हैं। तो ये तो हमारे ऊपर एक कंपल्शन है। मैं उस पर बात करूंगा। मैं पहले ही चाह रहा था कि जो चैलेंजेस हैं उन पे बात कर लें, उसके बाद हम चर्चा करेंगे अंत में उसके ऊपर। जरूर। ठीक है, थैंक यू सर। चैट पे एक पॉइंट है, हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन क्लास, कुसुमकर जी ने पूछा है हाउ टू स्टार्ट एन ऑनलाइन क्लास। बता रहा हूँ आपको कुसुम जी, मैं आपको इसमें एग्जांपल दूंगा एंड में कि कैसे इसको चालू करते हैं। जस्ट 1 मिनट। ओके, अभी देखिए इस पर्टिकुलर सेशन में हर एक व्यक्ति के पास अनम्यूट करने का ऑप्शन है। तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी समय कुछ बात कहना चाहे तो बस अपना हाथ खड़ा करे या चैट पर कुछ लिख दे, और फिर मैं बस उनका नाम लूंगा और वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। बिना उसके आप अपने आप को अनम्यूट न करें, क्योंकि उससे फिर नहीं तो कंट्रोल नहीं रह पाएगा। तो दूसरी जो चीज हमें आइसोलेशन को दूर करने के लिए करनी है वो है कि
बच्चों को एनकरेज करें कि वो वर्चुअल ग्रुप्स बनाएं, आपस में चैट करें और उसको आप कोऑर्डिनेट करें। अगर वो कोऑर्डिनेट करेंगे तो उससे थोड़ा सा कंट्रोल रहेगा, वरना फिर और तरह की बातें होंगी जो क्लास से कंसर्निंग नहीं है। इसलिए आपका रहना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइसोलेशन को दूर करने का कि हमें संवाद बना के रखना है बच्चों से, और जितना हम संवाद कर सकें शिक्षक के नाते उतना हम इसको अच्छे से करेंगे। तो संवाद बनाने के लिए आज के जमाने में व्हाट्सएप नाम का एक यंत्र है जो हम सभी इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इस लेक्चर के बारे में भी या इस सेशन के बारे में भी जानकारी बहुत से लोगों को व्हाट्सएप से ही मालूम पड़ी होगी, है ना। व्हाट्सएप के अपने नुकसान भी हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कई लोग आजकल पारंगत हो गए हैं, हम जानते हैं, पर वो बातें अलग। अगर आप उसको इस्तेमाल करें केवल कम्युनिकेशन के लिए तो सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि लगभग हर एक के फोन पे ये चीज अवेलेबल है। लेकिन व्हाट्सएप से अच्छा मेरे हिसाब से एक और दूसरा ऐप है जिसको टेलीग्राम कहते हैं। टेलीग्राम के ऐप में सबसे अच्छी बात ये, जहां तक मैं जानता हूं, मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूं, कि टेलीग्राम में कम से कम जो भी मटेरियल आप शेयर करते हैं वो क्लाउड में रहता है, यानी कि वो आपके लोकल मशीन पर नहीं होता है। तो आपके व्हाट्सएप से क्या होता है कि बहुत ही जल्दी आपका व्हाट्सएप ज्यादा इस्तेमाल होगा। अगर आपके बच्चे अपना होमवर्क शेयर करेंगे या कुछ शेयर करेंगे, आप पाएंगे कि हमारी मेमोरी फुल हो गई, फिर उसको निकालते रहो। इसलिए टेलीग्राम में ये अच्छी बात है कि एक तो टेलीग्राम में कोई लिमिट नहीं है। टेलीग्राम में मैंने सुना है कि हजारों लोग एक साथ टेलीग्राम में, बल्कि 1 लाख लोग तक टेलीग्राम में मेंबर हो सकते हैं। टेलीग्राम एनक्रिप्टेड भी है, ऐसा कहते हैं। तो टेलीग्राम बड़ा अच्छा एक ऐप है, वो भी फ्री ऐप है व्हाट्सएप की तरह, और उसको इस्तेमाल करा जाए। इंस्टाग्राम एक अनदर दूसरा ऐप है जो बहुत पॉपुलर है, और इंस्टाग्राम में ये बेनिफिट होता है कि आप छोटे छोटे वीडियोस बना करके कुछ बच्चे अपने प्रतिक्रिया दे सकते हैं, कुछ आप अपने छोटे बड़े तो इंस्टाग्राम जो है वो उसका काम ही है इंस्टेंटली शेयर करने के लिए। और एक और चैट जिसको हम कहते हैं वी चैट, ये भी बड़ा पॉपुलर है। इसके अलावा और भी होंगे, तो इन सब का आप बखूबी इस्तेमाल करें। नॉर्मल टाइम में हम कहते हैं लोगों से कि इनसे दूर रहो, ये अच्छे नहीं है, इनसे आपका स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। लेकिन इन दिनों में मैं कहूंगा कि इनका इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अपने काम के लिए किया जाए। फालतू बातों के लिए, कभी मोदी जी के खिलाफ या केजरीवाल जी के खिलाफ ऐसी सब बातों करने के लिए मत करें। इसका इस्तेमाल अपने टीचिंग में करें, ताकि बच्चे आपसे जुड़े रहें हमेशा। जब भी वो चाहें वो आपसे अपनी बात कह सकें, इस टाइप का उनके अंदर एक फीलिंग आना चाहिए, बट उसमें कुछ लिमिटेशंस है। तो हम देखते हैं कि टीचर एक स्टूडेंट के साथ और वाइस वर्सा एक अच्छा कम्युनिकेशन कैसे कर सकता है। पहली बात तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं, उनको मिक्स करना है, एक ही का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप पर ही नहीं जाना है, और भी तरीके मैं बताऊंगा आपको। दूसरा, आपको कम्युनिकेशन के लिए एक अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और उसको बताना पड़ेगा सबको कि ये हमारी स्ट्रैटेजी है, हम ये करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। रूल्स रेगुलेशंस क्या है, जैसे मैंने आपसे अभी क्या बोला थोड़ी देर पहले कि देखिए मैं आप सबको म्यूट कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि सिर्फ मैं बोलूं, बात वो नहीं है। बात ये है कि मैंने कई बार देखा है कि जाने अनजाने लोग, जब लोग अपने आप को अनम्यूट कर लेते हैं तो फिर उसका बैकग्राउंड नॉइज जो होता है उसमें फिर बाकी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जो काम चल रहा है, जो बातचीत चल रही है, उसका जो सीरियसनेस है खत्म हो जाता है। आपको कैसा लगेगा, मान लो पीछे जगजीत सिंह का गाना शुरू हो जाए, या कैसा लगेगा आपको कि आप गली मोहल्ले के बच्चों की हल्ले गुल्ले आपको सुनने, आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि फिर वो डेकोरम जो होता है क्लास का या सेशन का वो नहीं होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि परमिशन सबको दी जाए, लेकिन उनको इफेक्टिवली कंट्रोल किया जाए। दूसरा, मैसेजिंग जो आपकी है वो बहुत ही क्लियर और कंसाइज होनी चाहिए। आपका जो टोन है, इंटोनेशन है, जो बोलने का तरीका है, बजाय डांट, टीचर लोग जनरली जो है ना आदतन थोड़ा सा डांटने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि डांटे बिना बच्चे समझेंगे नहीं। इन दिनों जब आप ऑनलाइन बातचीत कर रहे हैं ना, उसमें बच्चों के पास आपका फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है। तो अगर आप उनको डांटेंगे या आप उनको धमका के बात करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली वो कट जाएंगे, और वो कट गए आपसे तो फिर वो बाहर निकल जाएंगे। तो इन दिनों में जानबूझ करके हमें थोड़ा सा विनम्रता से काम करना है, ओके, और उसको थोड़ा सा पर्सनल रखना है। मैं बताऊंगा आपको उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। बेसिकली हमारे पास कम्युनिकेशन के 3 रास्ते हैं। तीनों रास्तों के कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। देखिए क्या क्या है। जो पहला मोड है वो टेक्स्ट का मोड है, टाइपिंग का मोड है। ये सबसे एफिशिएंट होता है, क्योंकि इसमें जो आपको बात कहनी है वो आप कम से कम शब्दों में डायरेक्टली भेज सकते हैं। इसमें
अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है या आपका अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है तो अलग बात है, अदरवाइज मैसेज इज क्लियरली कम्युनिकेटेड, क्योंकि ये लिखित बात है, जो आपने कहा वो अगला आदमी पढ़ सकता है। मगर दिक्कत क्या है इसमें कि ये कंप्लीटली इम्पर्सनल है। इसमें बोलने वाले की भावना, बोलने वाले का इंटोनेशन, बोलने वाले का भाव नहीं आता, केवल मटेरियल आता है। तो एफिशिएंट तो है लेकिन बहुत रूखा है। दूसरा है वॉइस कम्युनिकेशन। आपको पता है हर मोबाइल फोन पे जहां जहां पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम है उसमें आपके पास वॉइस मैसेज भेजने की बड़ी इजी सुविधा है, बड़ा आसान है, बटन दबाया, आपने कुछ बोला, उसको रिकॉर्ड किया और फॉरवर्ड कर दिया। तो बहुत क्विक है, बहुत पर्सनल है, आप उसमें किसी को थोड़ा सा प्यार से बोल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। मगर दिक्कत क्या है इसमें जो अभी हम फेस कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी बातचीत करना शुरू किया और सडनली किसी का माइक चालू हो गया है, अब मुझे उसको म्यूट करना पड़ेगा क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज की बहुत दिक्कत होती है। अगर आप वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और बच्चों को या किसी को वॉइस मैसेज भेज रहे हैं तो ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि हमें ऐसी जगह बैठ के काम करना पड़ेगा जहां पर बाहर की आवाज या कोई और आवाज बिल्कुल नहीं हो, वरना वॉइस मैसेज में अगर कचरा आ गया, पीछे का बैकग्राउंड नॉइज आ गया, तो फिर उसका जो इफेक्टिवनेस है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है और वो बड़ा भद्दा हो जाता है और कई बार बच्चों का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। अच्छा ये मैडम कहाँ बैठी होंगी, अच्छा ये पीछे से बस की आवाज आ रही है, तो क्या बस स्टॉप में बैठी है, इस तरह से बच्चों का दिमाग भटक जाता है। या अगर मान लीजिए टीवी का कोई गाना चल रहा है तो वो गाने का ध्यान उनकी तरफ चले जाएगा। अगर वो किसी की बात सुनेंगे कि हाँ ये मैडम की लड़की है या मैडम का छोटा बेटा है, बस, तो उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। सबसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है वीडियो कम्युनिकेशन, ठीक है, क्योंकि उसमें आपका चेहरा भी है, आपकी आवाज भी है और जो आप दिखाना चाहते हैं, जो आप बताना चाहते हैं उसका उसमें पूरा बखून है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसको करने के लिए बहुत रिसोर्सेज चाहिए, बहुत एफर्ट चाहिए। हर किसी के लिए आसान नहीं है कि वो वीडियो पे रिकॉर्डिंग कर करके अच्छी क्वालिटी की, क्योंकि इसका मेमोरी भी काफी होती है, कई जीबी। अभी को लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास तो केवल रिलायंस जियो का मोबाइल है, उसका हमारे पास तो 1.5 GB पर डे का प्लान है, अब आपने लेक्चर भेज दिया, वो लेक्चर ही 1 GB का है और ऐसे मुझे 5 लेक्चर आ गए तो मैं कैसे देखूंगा, और डाउनलोड करने में लगेगा 1 घंटा 1.5 घंटा। तो वीडियो तो बहुत अच्छा बनेगा लेकिन वो रिसोर्स और एफर्ट उसमें चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें ये तीनों मिक्स करने हैं, हमें तीनों को मिलाना है। और दूसरी बात, कम्युनिकेशन हमेशा नहीं हो पाता। आपको लगता है मैंने अपना काम कर दिया, मैंने टेक्स्ट मैसेज भेज दिया या मैंने वॉइस मैसेज भेज दिया या मैंने वीडियो भेज दिया, लेकिन अगले को मिला कि नहीं मिला, समझ में आया कि नहीं आया, उसके लिए हमेशा आपको उसका फीडबैक लेना है। और दूसरी बात यह है कि टेक्निकल मिस्टेक्स होंगी, कई आपके पास होंगी, कभी उधर होंगी, तो टेक्निकल मिसहैप्स के लिए तैयार रहना है, हमेशा बैकअप प्लान तैयार रखना है, क्योंकि कम्युनिकेशन की कोई गारंटी नहीं है। कम्युनिकेशन डिपेंड करता है क्या बैंडविड्थ है, अगले के पास कितना डेटा है, अगला कहाँ फ्री है कि नहीं, उसके मेमोरी कितनी है। हो सकता है सब कुछ है लेकिन फोन में मेमोरी फुल है और उस वजह से मैसेज जा ही नहीं रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टेक्निकल मिसहैप के लिए तैयार रहना है और उसकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। कुछ मैं आपको टिप्स देता हूं मेरे अपने अनुभव के हिसाब से। पहली बात तो यह है कि आपको, जैसे हम आज बातचीत कर रहे हैं उसके लिए हम जूम का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरह बहुत सारे चैनल्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जस्ट बिकॉज आपने अपने आप को व्हाट्सएप पे डाल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको जो है वो 24/7 अवेलेबल होना है। भाई जैसे आज गणेश चतुर्थी है, किसी के घर में कोई फंक्शन है, कुछ प्रोग्राम है, या मान लीजिए संडे को आप कुछ बाजार में सामान लेने के लिए बिजी हैं, तो ये थोड़ी है कि स्टूडेंट सोचेंगे कि भाई हमने तो मैसेज भेज दिया तो सर को तो जवाब देना चाहिए। आपको बताना पड़ेगा कि मेरे ऑफिस आवर्स ये हैं, इस समय से इस समय के बीच में मैं अवेलेबल हूँ और मेरा अपना पर्सनल टाइम है, इस समय आप बिल्कुल बात मत करिए मेरे से, और ये मेरा परिवार का समय है तो उस समय भी मैं अवेलेबल नहीं हूँ। ये स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। ये कई लोगों को लगता है कि हम कभी भी किसी को मैसेज भेज सकते हैं, रात को 10 बजे, 11 बजे, सुबह 6 बजे। आज सुबह मैंने सुधीर जी से बात करी इसी आज के सेशन के बारे में, तो मैंने क्या किया, मैंने सीधे फोन नहीं किया, सुबह करीब 6:30 बजे का समय होगा, मैंने उन्हें एक मैसेज भेजा। मैंने कहा कि देखिए सर, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आज की जो हमारी चर्चा है उसके बारे में मेरे कुछ मूलभूत प्रश्न हैं। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया 9:30 के बाद मैं अवेलेबल हूँ, आप फोन करिए। फिर हम लगभग 7:30 के आसपास हमारा कुछ चैट शुरू हुआ, तो उसमें 8-10 मिनट तक हमने चैट किया। फिर उन्होंने बोला अरे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इसका मतलब उन्होंने मुझे परमिशन दे दिया कि हाँ सर मैं फ्री हूँ, मैं बात कर सकता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोटोकॉल के बिना जो है ना, ये कम्युनिकेशन ठीक से नहीं होता है। दूसरी बात ये है कि जो हमारा मैसेज है वो बहुत ही क्लियर और कंसाइज होना चाहिए। कम से कम शब्दों में
और बिल्कुल क्लियर वाक्यों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत स्कोप होता है मिसअंडरस्टैंडिंग का, और इसके मेरे पास कई उदाहरण हैं। मैंने कुछ कहा, उसने कुछ सुना, कुछ समझा। दूसरी बात यह है कि कई बार लोग बाग थोड़े इनसेंसिटिव हो जाते हैं। एक पूरी क्लास चल रही है, उसमें आपको किसी एक छात्र को कुछ प्राइवेट मैसेज देना है, भले ही डांटना है उसको क्योंकि उसने क्लास में कुछ दखल किया, कोई गड़बड़ किया, तो पब्लिकली उसको करने का कोई फायदा नहीं है। बहुत सेंसिटिव मामला अगर है तो आप एक प्राइवेट मैसेज भेजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आज की चैट में क्या हुआ, जब हमने ये चैट शुरू करी तो कुछ लोग जो पार्टिसिपेंट्स थे, मैंने देखा, अभी भी मैं देखता हूँ उनके नाम होंगे। जैसे कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जिनका नंबर है 080A8D9, किसी का नंबर है फोन के नाम से है गैलेक्सी J6। तो मैंने उनको एक प्राइवेट मैसेज भेजा। मैंने कहा जी आप बता दीजिए आपका नाम क्या है, तो मैं आपका नाम डाल दूंगा, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि अगला आदमी समझे कि मैं कौन हूं और मेरा नाम क्या है। लेकिन आप अगर हमें बताएंगे ही नहीं, तो अब ये MI Note 7 Pro करके एक गेस्ट है यहाँ पर, मैं कोशिश कर चुका हूँ 2 बार उनको कहने के कि भाई आप प्लीज मुझे अपना नाम बता दीजिए, मैं यहाँ सॉफ्टवेयर में आपका नाम चेंज कर दूंगा, है ना। तो ऐसे मैसेजेस में अगर पब्लिकली भेजूंगा ना तो वो ठीक नहीं होगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को देखना कि कौन से मैसेजेस जो है वो आपको प्राइवेटली भेजने हैं और कौन से पब्लिकली भेजने हैं। ये टिपिकल गलतियां हैं जो हमारे शिक्षक लोग आज के जमाने में कर रहे हैं बच्चों के साथ, और उससे बच्चे हमारे अलग हट जा रहे हैं। दे आर एलिनिएटिंग चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ दिस। मैंने जैसे बताया आपको कि हर मैसेज के बारे में आपको ये कंफर्मेशन मिलना चाहिए कि मिला कि नहीं मिला, नहीं तो आपको लगेगा हाँ सब कुछ ठीक है और सब कुछ। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ अभी इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा एक ब्रेक लेना चाहूंगा, और ब्रेक लेकर के आई वुड लाइक टू कंडक्ट अ स्मॉल पोल। ठीक है, तो देखिए अब आपके सामने एक पोल है। 44 लोग इस पर्टिकुलर उसमें हैं। अच्छा हाँ, गैलेक्सी जैसे तो दीप जोशी जी हैं। तो अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप प्लीज इस बात का फीडबैक दीजिए कि जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं उस वो आपको कैसा लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा है या आपको खराब लग रहा है या ठीक ठाक है, चलता है, मतलब ना अच्छा है ना खराब है, सो है। तो अभी देखिए 32% लोग, मतलब अराउंड अराउंड 40% लोगों ने अपना जवाब दिया है। अब ये लगभग आधा हो गया है। मैं आपको करीब 40 सेकंड का टाइम और दूंगा। बाकी लोगों को मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग कृपया अपना जो फीडबैक है वो जरूर दें। चलिए 28 लोगों ने जवाब दे दिया है, 43 लोग यहाँ लाइन में है इस समय। हमारा अभी 3/4 मेजोरिटी होने वाला है। 67% लोगों ने वोट दिया है। आपको मैं करीब 20 सेकंड और दूंगा, उसके बाद फिर मैं इसको खत्म करूंगा। चुनाव आयोग भी आपको टाइम देता है, तो सुबह से लेकर शाम तक टाइम देता है ना। तो अगर बाकी लोग नहीं वोट करना चाहते किसी वजह से, या उनको नोटा दबाना है, तो मेरे पास उसका ऑप्शन मैंने रखा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ओके, 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3, 2, 1। ओके, देखिए सर, अब आपके सामने ये रिजल्ट्स हैं। ये हमारे इस पोल के रिजल्ट्स हैं। तो आपने देखा जैसे कि 93% लोगों ने इसमें यस कहा है और 7% लोगों ने सो कहा है। 2 लोग हैं जिन्होंने कहा कि नहीं ठीक ठाक है पंजी, आप अच्छी कोशिश कर रहे हो लेकिन कुछ कमियां हैं। ठीक है जी, आपका फीडबैक बिल्कुल सर माथे पर, कोई इशू नहीं है। और अब हम देखें चैट में कुछ लोग अच्छा हाँ, तो मैं एक काम करता हूँ, दीप जोशी जी ने बता दिया है तो मैं इनका पहले नाम चेंज कर देता हूँ। जस्ट गैलेक्सी, धन्यवाद दीप जोशी जी, अब मैंने आपका नाम डाल दिया है। ऐसे ही कोई और व्यक्ति अगर अपना, जिनका कि यहाँ पर फोन का नाम दिया हुआ है या छद्म नाम यहाँ पर चल रहा है, MI Note 7 Pro करके एक व्यक्ति के नाम से आ रहा है, MI Note 7 Pro, अगर मुझे बता दें कि उनका क्या नाम है तो मैं वो नाम डाल दूंगा। और एक व्यक्ति और थे जिनका नाम है BBB81EFE, ये भी शायद कंप्यूटर के या उससे नाम है। तो जैसे ही आपको समय मिलेगा आप मुझे बता दें तो मैं ओके, चलिए हम वापस चलते हैं इस पे, वापस आते हैं कम्युनिकेशन पे।
एक तो टोन बहुत इंपॉर्टेंट है, जाने अनजाने टोन अगर हमारी सही नहीं होगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी। हमको जो भाषा का इस्तेमाल करना है वो बिल्कुल डल नहीं होनी चाहिए। यही प्रेजेंटेशन मैं आपको बहुत ही फॉर्मल भाषा में दे सकता था, जिसमें मैं कोई भाव उजागर नहीं करूंगा, लेकिन उससे आप परेशान हो जाएंगे, थोड़ी देर बाद में आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, मशीन थोड़ी हैं, हमें इमोशंस चाहिए। ठीक है, ऐसे ही कई टीचर लोग अपने प्रेजेंटेशन में, अपने इंटरेक्शन में जिफ्स और इमोजीज चालू करते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपकी जो भाषा है और आपका जो व्याकरण है उसका बहुत ध्यान रखना है, वरना इसी बात को लेकर के बच्चे जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और आपस में फिर चुटकियां लेते हैं। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे या अगर आप कुछ गलत सरल लिख देंगे तो उसी बात से आपका मजाक बन जाएगा। बीना जी ने हाथ खड़ा किया है, मैं बीना जी को हाँ बीना जी कहिए। नमस्कार बीना जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, अब आप अपनी बात रख सकती हैं। हेलो बीना जी, आप चाहें तो अपनी बात कह सकती हैं, और अगर दिक्कत है बोलने में तो आप अपनी चैट में मैसेज टाइप भी कर सकती हैं। जैसे चैट पे एक मैसेज है इस समय, रिक्वेस्ट, अच्छा ये तो खाली, हाँ ओके, ये सुधीर कुमार पंत जी का एक खाली सजेशन है। थैंक यू सर फ्रॉम माय साइड, आप मेरी ओर से बोल रहे हैं रिक्वेस्ट एवरीवन टू बी इंटरेक्टिव एंड आस्क क्वेश्चंस। हाउ डिड यू क्रिएट द पोल सर? सर ऐसा है कि ये पोल क्रिएट करने के लिए जूम सॉफ्टवेयर में एक फीचर है जिसको कहते हैं पोल फीचर। बहुत अच्छा फीचर है, इसमें और कई फीचर्स हैं जो हमें पता नहीं है। तो जो मैंने ये सॉफ्टवेयर यूज किया है जूम, इस सॉफ्टवेयर में पोल क्रिएट हो जाता है। और सिर्फ मैंने तो आपसे कभी मल्टीपल चॉइस का लिया है, लेकिन इसमें कई तरह के पोल्स हो सकते हैं। जैसे आप अगर बच्चों को बीच में टेस्ट करना चाहें कि भाई बच्चों ने जो आपकी बात सुनी कि नहीं सुनी, उनको समझ में आई कि नहीं आई, तो जो आपने पढ़ाया है उसके ऊपर आप एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना सकते हैं। आप चाहें तो उसमें कह सकते हैं कि जो आपके मन में भाव है वो लिखो, तो सिंगल आंसर, मल्टीपल, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये फीचर है जूम में, कई फीचर्स हैं, उनमें से एक फीचर ये है कि आप पोल कर सकते हैं और उसको किसी भी समय आप लॉन्च कर सकते हैं। बीच में मीटिंग रोक करके नीचे बटन आ जाता है पोल करके, उसको क्लिक करके यू कैन लॉन्च, और आप पहले से 4, 5, 6, 10 पोल आप बना सकते हैं एक मीटिंग में। आई थिंक 10 पोल की परमिशन है, 10 में से कोई भी आप कभी भी लॉन्च कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कम्युनिकेशन को पर्सनलाइज करना है। इसीलिए मैं कह रहा था कि मुझे दीप जोशी जी के बारे में जानना था बजाय गैलेक्सी। मुझे उनके फोन से मतलब नहीं है, मुझे उनसे मतलब है। इसीलिए मैं चाह रहा था कि मैं सबका नाम जानूं, और ये बहुत जरूरी है कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग आपस में ह्यूमन की तरह बातचीत करें। ओके, कुछ लोग अपना फीडबैक दे रहे हैं। डॉक्टर कपिल नायल जी कह रहे हैं गुड डिस्कशन, बहुत बहुत धन्यवाद। और राजेंद्र क्वीरा जी जो है वो सभी को नमस्कार भेज रहे हैं, वेरी वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच। आपको भी हम नमस्कार देना चाहेंगे। हाँ जी, एक मिनट, आपको अगर बात करनी है तो आपको अपना हाथ खड़ा करना पड़ेगा, ताकि हम अप्रोप्रिएट समय पे जो है आपको आपका जो ये बटन है नीचे, पार्टिसिपेंट का बटन है, उस बटन में अपने नाम के आगे जाएंगे तो एक हाथ का सिंबल होगा, उसको क्लिक करेंगे तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि आपने हाथ खड़ा किया है। जैसे कि हम क्लास में बच्चों, हाँ जैसे बीना फुलेरिया जी ने अभी वेरी गुड वैसे हाथ खड़ा किया है। हाँ बीना जी कहिए। अब मैं आपको अनम्यूट करना चाह रहा हूं लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा है, आई डोंट नो। तो बीना जी आप चाहें तो खुद को अनम्यूट कर सकती हैं। कुछ टेक्निकल दिक्कत है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात यह है कि हमें जब हम कम्युनिकेशन करते हैं स्पेशली आजकल क्लासेस में, तो हमें कुछ चीजें ऐसी भी करनी चाहिए जिससे कि आपको ये जानकारी मिले कि हमारे जो सर हैं या हमारी जो मैडम हैं या हमारे जो टीचर हैं वो इस समय खुद क्या कर रहे हैं। जैसे मैंने आज आते ही बोला कि देखिए मैं अपनी चाची जी के यहाँ, मेरी काकी हैं यहाँ बोरीवली में रहती हैं, उनके यहाँ आज गणपति की स्थापना है तो मैं उनके यहाँ आया हुआ हूँ। तो इस तरह की जो जानकारी है थोड़ा सा उससे एक पर्सनल कनेक्ट बनता है और स्टूडेंट्स को लगता है कि अच्छा, तो थोड़ा एक आपस में डिस्कशन होता है, तो वो बहुत जरूरी है। उसके बिना आपको मजा ही नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि क्लास में बहुत जरूरी है आज के जमाने में, जब हम लोग इमरजेंसी टीचिंग कर रहे हैं, कि थोड़ा 1-2 बार बीच में हम ऑफ टॉपिक बात करें। हर एक चीज को टेक्निकल, हर एक चीज को ऑफिशियल नहीं रखना है। बीच बीच में थोड़े से जोक्स क्रैक करने हैं, थोड़े बीच बीच में हंसी मजाक करेंगे तो बच्चे थोड़े से इन्वॉल्व रहेंगे, मगर उसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है।
ताकि ऐसा ना हो कि, हाँ ये बात सही है आपकी गौतम तिवारी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। when becoming interactive sometimes it becomes a fish market scenario, बिल्कुल सही। और अर्णब गोस्वामी वाला डिबेट बिल्कुल सही है। ये कंट्रोल करना ही ये कला है टीचर की। और ये जो कला है ना, ये हम अपने अनुभव से सीखते हैं। जैसे आज ही को आप देखें, अगर मैं आप सभी का माइक ऑन कर दूं अभी, तो वो जो आप कह रहे हैं अवस्था, वो अभी यहाँ शुरू हो जाएगी। लेकिन बुरा लगे भले ही किसी को, सभी बड़े सम्माननीय लोग हैं, बड़े सीनियर लोग हैं, हमारे साथ वाइस चांसलर सर भी हैं, लेकिन मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। उसकी वजह है कि मैं चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर स्कीम फॉलो हो और लोग बाग अपना हाथ उठाएं, और अगर 2 लोग हैं तो फिर हम उसमें से जिसने अभी तक नहीं किया है उसको पहले चांस दें। और इस तरह से हम चाहते हैं, कई बार हमें पता होता है कि हमारे क्लास में बच्चे कुछ कमजोर बच्चे हैं, अगर वो हाथ खड़ा करते हैं तो सबसे पहले उनको प्राथमिकता देनी चाहिए, है ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका कि दाहिना हाथ हमेशा ऊपर ही रहता है क्लास में, वो हमेशा यस मैम यस सर करते हैं, ऐसे बच्चों को थोड़ा सा कम चांस देना है। तो इसको करने के लिए कंट्रोल करना पड़ेगा ना। तो आपने अगर खुली छूट दे दी और आपने सबको बोल दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए ये बहुत जरूरी है। आपके प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा बाद में, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि मैं खत्म कर दूं इसको। एक प्रॉब्लम और है कि मोटिवेशन बहुत लो है आजकल बच्चों में, स्पेशली ऑनलाइन टीचिंग के लिए। और नॉट ओनली बच्चों को, टीचर्स को भी बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा है। दोनों के लिए बहुत मुश्किल है। हमारे लिए तो मुश्किल है ही, लेकिन बच्चों के तो बहुत ही बुरे हाल है। उनकी तरफ से आप अगर सोचेंगे ना, देखिए अच्छा खासा उनका एक क्लासरूम था, उस क्लासरूम में एक ब्लैक बोर्ड था, उसमें डेस्क लगे हुए थे, बेंच लगे हुए थे, कभी कभी साथ में कोई उनके मित्र उनके बैठते थे, गपशप करते थे आपस में, उनका एक कांटेक्ट रहता था। हमने क्या कर दिया, उनसे वो क्लासरूम छीन करके उनको बोला बेटा अपने बेडरूम में बैठ के कंप्यूटर पे काम करो। कुछ लोगों से बोला बेटी जाओ किचन में जाओ, बेटा किचन में जाओ वहां लगा के काम करो। किसी को बोला बालकनी में जाओ वहां आपको नेटवर्क मिलेगा। किसी को बोला टेरेस में जाओ वहां पर और अच्छा सिग्नल मिलेगा। अब जो बच्चा क्लासरूम में बैठा हुआ है, चारों ओर उसके दीवारें हैं, अच्छे अच्छे वहां चित्र लगे हुए हैं, एक बड़ा लाइवली माहौल है, उसको आपने छत पे भेज दिया। छत पे बैठ के वो देख रहा है कि यहाँ पर टीवी एरियल है, यहाँ कोई है, मतलब आप देखिए ना उसका क्या मोटिवेशन रहेगा पढ़ने का। ठीक है, किसी को आपने गार्डन में भेज दिया, अरे गार्डन में बच्चे खेलते हैं, गार्डन में बच्चे बागवानी करते हैं, आपने बोला नहीं नहीं गार्डन में जाओ वहां इंटरनेट मिलेगा। तो देयर आर 1000 डिस्ट्रैक्शंस और मदद करने के लिए कोई नहीं है। अगर किसी बच्चे का या किसी टीचर का करते करते मान लीजिए इंटरनेट ऑफ हो गया, जैसे आप ही लोग हैं, अगर मान लीजिए किसी का सडनली कनेक्टिविटी दूर हो गई तो कौन मदद करेगा आपको, कोई नहीं है। क्लास में है तो आपके सामने 10 लोग हैं। तो ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से बहुत लो मोटिवेशन लेवल है। और उसको ठीक करने के लिए पहली बात तो ये है कि बच्चों को क्लियर और मेजरेबल गोल्स हमें देने हैं। हमें कहना है भैया बेटा आपको क्या करना है, जो मैं ये काम दे रहा हूं इसको आपको सिर्फ अगले 1 हफ्ते में ही करना है। हफ्ते में अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए। ये नहीं कि इसको लेके आप पूरा च्युइंगम की तरह पूरा महीना खींचते रहें। दूसरी बात, मेरा क्या आउटकम मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो देखें या आप ये किताब पढ़ें, पढ़ करके इस पे ये चर्चा करें। अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, आपने किया कि नहीं किया इसको चेक करना बहुत जरूरी है। और डेडलाइन देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि अच्छा जब समय मिले तब कर लेना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही करेंगे तो उनका मोटिवेशन बना रहेगा। ठीक है, ओके। उसके बाद दूसरा क्या है कि हमें उसको एक्साइटिंग करना है। एक बोरिंग लेक्चर करेंगे आप अगर क्लास में तो कहाँ से किसी को मजा आएगा। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है कैसे बच्चों को मोटिवेट किया जाए ऑनलाइन लर्निंग के लिए। ठीक है, तो पहले तो हमको वीकली टास्क देने पड़ेंगे और उनको बराबर समय पे उसको चेक करके बच्चों को बोलना पड़ेगा हाँ बेटा बहुत अच्छा आपने किया, या देखिए थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं आप। उसके बाद में आपको फीडबैक देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा हर रेगुलर इंटरवल पे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्लास में एक हेल्दी कंपटीशन करना पड़ेगा। एक होते हैं पर्सनल गोल्स, एक होते हैं क्लास बेस्ड गोल्स, दोनों ही देने पड़ेंगे। कुछ बच्चे क्लास बेस्ड गोल्स में आपस में compete करके अच्छा काम करते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, उनको इससे है कि सबसे पहले मुझे खत्म करना है क्लास में। कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि जो थोड़े कमजोर हैं या डीमोटिवेटेड है, उनका ऐसा है बेटा कोई बात नहीं, आपका अपना पर्सनल गोल है कि आपको 2 हफ्ते क्लास का जो भी होता है होने दो, आपको इस हफ्ते 5 नए शब्द सीखने हैं और उनको वाक्यों में प्रयोग करना है। अगले ने 10 कर लिए कोई बात नहीं, आपने 5 करने हैं, अगले हफ्ते आपको 5 का 7 करना है, उसके अगले हफ्ते आपको 7 का 9 करना है और फिर आप 10 कर लोगे। ऐसे हमको धीरे 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 धीरे
पर्सनल गोल देने पड़ेंगे और साथ साथ हमको कुछ क्लास के गोल्स भी देने पड़ेंगे। इस समय किसी को पनिश करने का टाइम नहीं है। आईआईटी बॉम्बे में फॉर एग्जांपल हमने अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट निकाल दी है, ठीक है। पनिश करने का इस समय एक टाइम नहीं है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि जब तक हम बच्चे को पनिश नहीं करेंगे, डांटेंगे नहीं, तब तक सीखेगा कैसे। ये हमारे अंदर एक शिक्षकों में अंदर ये भरा हुआ है कई सालों से, और वो नॉर्मल क्लासरूम में शायद हो भी जाता है, लेकिन ऑनलाइन में भाई पनिश मत करिए किसी को, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो उसने काम नहीं किया है उसके पीछे उसकी गलती है या कई तरह की मजबूरियां हैं, कई तरह की डिफिकल्टीज हैं जो वो बता नहीं पा रहा है, उसकी वजह से ही करता है। लेकिन प्रेस जरूर करिए। अगर किसी ने नॉर्मल से जल्दी काम कर दिया, अगर आपने कोई असाइनमेंट दिया और उसने फट से कर दिया, तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स को करिए। अचीवमेंट को मत करिए, एक्स्ट्रा एफर्ट्स को करिए। कंपैरिजन मत करिए, अवार्ड दीजिए बच्चों को। जैसे हम स्कूल में करते थे, किसी को गोल्ड स्टार देते थे। आपको लगेगा ये गोल्ड स्टार से क्या पता है, बड़ी बचकाना सी बातें हैं, बट आपको मैं बताऊं, इवन हमारे जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, बीटेक क्या, जो हमारे एमटेक के स्टूडेंट्स हैं, जो कि कहीं से बीटेक करके हमारे यहाँ एमटेक करने आए हैं, उनको जब मैं कहता हूँ कि भाई आपने जो काम किया है आपके लिए, उसके लिए आपको इतने ब्राउनी पॉइंट्स मिलेंगे या गोल्ड स्टार मिलेगा या बैजेस मिलेगा, आपको बताऊं वो खुश हो जाते हैं और वो मोटिवेट हो जाते हैं। तो हर व्यक्ति जो है वो प्रशंसा का और एप्रिसिएशन का भूखा है हर उम्र में। ओके, ये बचकानी बात नहीं है, ये बहुत जरूरी है। एक अलग अलग तरीके होते हैं, जो छोटे बच्चे के लिए सूटेबल है वो बड़े के लिए सूटेबल नहीं है। सबसे बढ़िया अवार्ड अगर किसी को देना है आपको, किसी बच्चे को, तो अपनी क्लास को आप, अगर 1 घंटे की क्लास है, उसको पौने घंटे में खत्म करके बोलो, बच्चों आज आप लोगों ने इतना अच्छा किया है, मैं बहुत खुश हूं, आज हम 15 मिनट पहले छुट्टी दे देंगे। इससे अच्छा कोई रिवॉर्ड नहीं है बच्चों के लिए, ठीक है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जहां तक हो सके जो बच्चों के अभिभावक हैं उनको आप हमेशा अपनी टीम में रखें, अपने साथ रखें, उनसे संपर्क में रहें अगर हो सके, फोन द्वारा, ईमेल द्वारा अगर हो सके, ताकि उनको अपने साथ लेके चलना है, क्योंकि वही हैं जो बच्चे को फैसिलिटी देंगे, वही हैं जो बच्चे को, अगर मान लीजिए बच्चे को एडिशनल, बच्चा मान लीजिए बड़ा अच्छा काम कर रहा है और आपको लगता है कि इसको थोड़ा सा और टॉक टाइम मिलना चाहिए या थोड़ा सा और इसको डेटा मिलना चाहिए, मैं आपको मालूम नहीं है कि बच्चा स्कूल में कर रहा है या इंटरनेट पे फिल्म देख रहा है, लेकिन अगर उसको टीचर बोलेगी कि नहीं नहीं बहुत अच्छे से करा सर, इसका तो बहुत, आपका लड़का तो बहुत सीरियस है, आपकी लड़की बहुत सीरियस है, तो वो कहेंगे अच्छा चलिए। तो आप कहेंगे सर लेकिन एक काम करिए, अगर हो सके ना थोड़ा सा इसको और दे दीजिए, तो आप देखेंगे कि पेरेंट्स 10 गुना आगे बढ़ेंगे। पेरेंट्स आजकल डाउटफुल है कि हमारा बच्चा कुछ कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उनको जरूर इन्वॉल्व करना है। ओके, थर्ड चैनल है टेक्निकल डिफिकल्टी। कुसुमाकर पंत जी ने हाथ रेज किया है। हाँ कुसुमाकर जी आपके पास आते हैं, कहिए कुसुमाकर जी क्या कहना चाहेंगे। हेलो सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हम ऑनलाइन क्लास शुरू करते हैं जी, तो टीचर हैं, ऑनलाइन ट्यूटर हैं, हमारी जो स्टेटस है वो ऑनलाइन ट्यूटर का है, तो हमें क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सबसे शुरुआत में बच्चों को क्या मोटिवेशन देना चाहिए? सबसे पहले तो आप अगर हो सके तो किसी एक इंटरेस्टिंग जोक से शुरुआत करो, या कोई एक ऐसी इंटरेस्टिंग घटना जो अभी घटी हो हाल ही में, वो उससे करके बच्चों का ध्यान आपको अपने ओर आकर्षित करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आज चाह रहा था कुछ करना इस बारे में, लेकिन मैं थोड़ा सा रास्ते में ट्रैवलिंग में था तो मैं कर नहीं पाया। एक बहुत ही बढ़िया मेरे पास व्हाट्सएप में वीडियो आया है ऑनलाइन टीचिंग के ऊपर। एक लेडी है जो बड़े अच्छी वीडियो बनाती हैं, उन्होंने रिसेंटली एक रेस किया है। मैं चाह रहा था कि टीचर्स को मैं वो दिखाऊं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आज के टॉक के एंड में आपको कुछ इंटरेस्टिंग कार्टून दिखाऊंगा। तो देखिए ऐसा है कि मैं जैसे एंड करूंगा, टीचर्स को थोड़ा सा इस समय में इनोवेटिव बनना पड़ेगा, और आप अगर इनोवेटिव नहीं बन सकते तो आप ऐसा करिए, जो आपके अपने घर में छोटे हैं, आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों के दोस्त हैं, जो आपके नेफ्यू हैं, नीस हैं, जो आपके हैं ना भतीजे, उनसे पूछिए कि बच्चों क्या चाहते हो तुम लोग, मतलब कैसे मैं इंटरेस्टिंग करूं इसको। वो आपको बताएंगे कि मैडम या सर आप ऐसा करिए। हम लोग क्या सोचते हैं ना, हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमने, किसी ने पीएचडी किया है, किसी ने क्या कहते हैं बीएड किया है, हमें तो इतना एक्सपीरियंस है, लेकिन बच्चे आजकल के क्या चाहते हैं हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हम उस युग के हैं ही नहीं। तो थोड़ा उनसे हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको कुछ आगे टिप्स दूंगा 5 मिनट बाद। बीना जी ने अभी हाथ खड़ा किया है, पहले भी करा था, उनसे बात नहीं हो पाई थी।
बीना जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अनम्यूट करूं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। आप यदि चाहें तो टाइप करके मुझे अपनी बात कह सकें। आवाज आ नहीं पा रही क्या? हाँ, नमस्कार। अब हाँ, नमस्कार, अब आ रही है बीना जी। बहुत मुश्किल से आपसे बात हो पाई, जी सर। बड़ा अच्छा जी लग रहा है। सर। कहिए कहिए। जी सर, नमस्कार। आपकी नमस्कार बातें सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं नैनीताल जीजीआईसी में हूँ सर। जी। एक टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग के दौरान एक टेक्निकल प्रॉब्लम और आ रही है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, जी और ताकि कोई सॉल्वेशन आ सके। शायद और लोगों के पास साथ भी आ रही होगी जिसे बता नहीं पा रहे हैं। जो गर्ल्स इंटर कॉलेज है उसमें हमने बच्चों को काउंसलिंग करके बहुत अच्छी से मोटिवेशन के द्वारा क्लासेस शुरू करवाई। जी लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बच्चों के पास एक फोन होने की वजह से पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी, और एजुकेटेड फैमिली यहाँ नहीं है, क्योंकि बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो जी बैकग्राउंड एजुकेशन बहुत डल है, ये सभी जानते हैं। जी जी तो जी ऐसी कंडीशन में इस टाइम पे उनके पेरेंट्स जो है, विशेषकर मेल की बात नहीं करूंगी क्योंकि वो लोग फ्री हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो बच्ची जब क्लास ले रही है तो बैक विंडो से ताका झांकी शुरू होती है, और जी उसका जो रिजल्ट आता है व्हाट्सएप जो है मेल के पास रहने की वजह से, और शाम को 9 बजे 10 बजे बाद मैडम के पास या एनीवे मेरे पास या किसी और मैडम के पास, उनके पास मैसेज आता है बहुत, जिस मैसेज को देख के मैडम अकेली हैं और बहुत दहशत में आ जाती हैं, और वो हम लोगों को फोन करती हैं कि मैडम ऐसी इस कंडीशन में क्या किया जा सकता है। तो उस बच्ची को हम फोन करते हैं, तो मतलब इस तरह की प्रॉब्लम सारी, बच्ची बड़ी मायूस है, उसके ब्रदर हैं वो भी पढ़े लिखे हैं, जो भी हैं, इंटर पढ़ने का मतलब बच्चा समझ जाता है। नहीं, बात वहाँ पर सही है जो आपकी। फादर और का भी कर यहाँ पर से हो सकता है मेल भी कर रहे हो। जी सर, इसका कोई सॉल्यूशन अगर जैसे इस तरह से हम कैसे बच सकते हैं? उन्हें क्लास बंद कर दी, उन्होंने कहा मैं तो नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि ये इस तरह से कि मैं तो तनाव में आ जाऊंगी, क्योंकि टीचर तनाव में आ जाएगा तो बच्चे को वो रिफ्रेश नहीं कर सकता, बच्चे को बहुत अच्छा नहीं दे पाएगा। तो सर इसका कोई सॉल्यूशन अगर हो तो मतलब किस कैसे इन चीजों से बचा जाए सर, मैं इतना आपसे कहना चाह रही हूँ। बहुत मुश्किल है ये सवाल बहुत मुश्किल है। जी मेरी अच्छी किस्मत है कि मुझे ये समस्या नहीं होती है, क्योंकि मेरे सारे स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कॉलेज के या एमटेक के स्टूडेंट्स हैं। मेरे पास सच इसका कोई जवाब नहीं है, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अगर कोई पेरेंट या अगर कोई पार्टिसिपेंट एक किसी की फैसिलिटी का जी मिसयूज करेगा, तो जी अब मान लीजिए हमने उसको बैन कर दिया या क्लास से निकाल दिया, तो वो बेचारे बच्चे का कसूर तो है नहीं, बच्चे को सजा सर, मिल यही जाएगी। किया हमने, हाँ, क्या करेंगे। यही किया, पर लेकिन फिर वो सफर कर रहा था बच्चे को, फिर किया, पेरेंट्स से बात की हमने अपनी ओर से, हाँ, पर हालांकि क्लास शुरू की, लेकिन सर ये समस्याएं बढ़ेंगी और हो रही होंगी सब लोगों के साथ, शायद कुछ लोग बता रहे हैं कुछ लोग नहीं देखिए बता देखिए, ऐसा है ना, इस समय रहे। जी समाज में मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि बिल्कुल। बड़ी मात्रा में लोगों की नौकरियां जा रही हैं, बड़ी जी मात्रा में रोजगार बंद हो रहे हैं, और इसका समाधान इतना जल्दी नहीं है। तो जी जब कोई घर में अगर डिस्टरबेंस का माहौल है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसके पिताजी या उसकी माँ का जॉब चला गया, सपोज दोनों का जॉब चला गया, अब घर में खाने के लाले हो रहे हैं या अनिश्चितता हो रही है, तो ऐसे माहौल में अगर कोई व्यक्ति कोई गलत हरकतें करेगा या कोई परेशानी करेगा, तो जी अनफॉर्चुनेटली इसका तो एक ही तरीका है कि जो आपके स्कूल में कॉलेज में जो आपके वरिष्ठ प्राध्यापक हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको आप ये रिपोर्ट करें कि देखिए ये पेरेंट्स हैं, ये हमें परेशान कर रहे हैं और ये इस तरह से करते हैं, ये हमें और टाइम पे फोन करते हैं या कुछ भी करते हैं। तो बजाय आप उसमें खुद पढ़ने के, अच्छा, जी पहले तो आपको वही करना है जो आपने किया कि भाई बच्चे से कहा जाएगा कि देखो भाई हम जो है एक वार्निंग आप दे सकते हैं। कई बार क्या होता है, गलती से भी हो जाता है, कई बार जाने अनजाने भी हो जाता है। एक जी बार जी दो बार आपने उसको थोड़ा सा चांस दे दिया, उसके बाद आपने देखा कि नहीं ये तो बिल्कुल संभल ही नहीं रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली कोई और तरीका नहीं है सिवाय उनको बैन करने का और उनके उनके पेरेंट्स से फिर अपने जो आपके वो हैं उनसे बात करवाने का, और कोई तरीका नहीं है। जी सर। नहीं सर, जिसके साथ घटित हुआ उसने तो बात नहीं की, क्योंकि उसकी नहीं थी हिम्मत, हालांकि उसने थोड़ा फिर इधर किया कि भाई ये कह रहे हो, उसके बाद इसका सॉल्यूशन नहीं, वो प्रॉब्लम शायद इतना खत्म आसान नहीं होगी। है, इसका इतना आसान नहीं है, बट ये समस्या है। जी ठीक है, जी आगे चलते हैं। सीमा पांडे जी ने हाथ खड़ा किया था। सीमा पांडे जी, आप अगर कुछ कहना चाहें तो कहिए। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अनम्यूट करने की। सीमा जी, आई एम सॉरी, शायद नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप चाहें सीमा जी तो चैट पे अपना मैसेज दे सकती हैं, मैं उसको पढ़ लूंगा। और सर मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, आप कौन बोल रहे हैं भाई साहब? मैं प्रकाश पांडे बोल रहा हूँ। सीमा पांडे मेरी वाइफ है। अच्छा अच्छा, हाँ पांडे जी कहिए।
सर जैसे अभी मैडम ने कहा कि बच्चों के पास एक मोबाइल होता है और घर में 2 या 3 बच्चे पढ़ने वाले होते हैं। हाँ हाँ। अभी मेरे को एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि केंद्रीय विद्यालय ने फेसबुक पे क्लासेस ली थी जी। और सारी क्लासों की सर रिकॉर्डिंग थी, जिसमें बाद में मैं और मेरे बच्चे के साथ में वो रिकॉर्डिंग हम देख करके बच्चे को भी हम पढ़ा रहे थे। ऑलरेडी मेरी वाइफ भी ऑनलाइन पढ़ा रही है, ये टीचर हैं। और मैं इस दौरान घर में रहने का मुझे काफी मौका मिला, तो इन बच्चों के साथ मुझे भी समय मिला कुछ सीखने का। तो केंद्रीय विद्यालय ने जो प्रोसेस अपनाया था वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने फेसबुक पे लाइव क्लासेस ली थी और सारी क्लासों की रिकॉर्डिंग थी सर। उस रिकॉर्डिंग को हम समय के जैसे अभी चाहे अभी देख सकते हैं, दोबारा शाम को चाहे शाम को देख सकते हैं, मतलब क्लास खत्म होने के बाद आप कभी भी उसको दोबारा देख सकते हैं उस क्लास को एज इट इज। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आपने ये बताया, एक मिनट रुकिए, जो आपने बताई ना बात, ये बात क्या है, इसका जो है ना, इसका श्रेय जाता है केंद्रीय विद्यालय संगठन को, जिन्होंने ऐसा स्टेप लिया। अब आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं शिक्षकों से। अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटर से ना जी, तो उनको हम ये कह सकते हैं कि देखिए आप भी ऐसा करिए, लेकिन कुछ ऐसी चीजों के सोल्यूशन है जो शिक्षक के हाथ में है। उसमें ये जो सोल्यूशन आपने बताया बहुत अच्छा सोल्यूशन है, इसका लेकिन जो है सोल्यूशन वो शिक्षक के हाथ में नहीं है, अभिभावक के हाथ में नहीं है, ये तो मैनेजमेंट के हाथ में है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर मैं जोड़ना चाहूंगा इसमें आपके उत्तराखंड में भी जो स्कूल एजुकेशन पोर्टल है जी, वहाँ पे उन्होंने एक ऐसा बहुत अच्छा सा एक फंक्शनलिटी बनाई है जहाँ पे कोई भी टीचर किसी भी कक्षा के लिए अपना वीडियो बना के या लेक्चर इवन नोट्स वहाँ पे अपलोड कर सकता है। अच्छा। और वो कोई भी व्यक्ति उसको देख सकता है। नॉट ओनली दैट, आप उसमें उस बच्चे का अगर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है, आप उसका आंसर भी दे सकते हैं। स्कूल एजुकेशन पोर्टल इन उत्तराखंड, बहुत अच्छी फंक्शनलिटी, आप देखिए सर उसको। ठीक है सर, मुझे तो कोई जानकारी है नहीं क्योंकि मैं तो उत्तराखंड में नहीं हूँ, बट ये क्या कहते हैं, आपके जो शिक्षक गण है उत्तराखंड के, उनके लिए बड़ी अच्छी जानकारी आपने बताई कि ये सुविधा अवेलेबल है। कई लोगों को पता नहीं होता है सर, कई चीजें होती हैं सरकार की ओर से भी, बहुत चीजें होती हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता। तो ये आपने बड़ा अच्छा बताया कि ये अवेलेबल है। इससे जो है बहुत लोगों को इससे फायदा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। या कक्षा 1 के लिए कोई टिहरी में कोई मैडम है, उन्होंने बहुत अच्छा पोएम का रेसिटेशन उन्होंने वीडियो डाला था, मैंने फेसबुक में भी डाला था उसको, उसी पोर्टल से। आप देखिए कितने खूबसूरती के साथ वो छोटे बच्चे बहुत दूर के गांव में कितनी अच्छी तरह से उसका ड्रामेटाइजेशन कर रहे हैं और कितना आनंद से वो पोएम का वो लोग रेसिटेशन कर रहे हैं। आप देखिए वहां पे जाके, बहुत बढ़िया। तो भी शिक्षक बंधु हैं और आप लोग भी ऐसे उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपके लिए ही बना हुआ है। चलिए ठीक है जी, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू अधिकारी जी। अच्छा, अब आप अपने आप को म्यूट कर लें। ये जो समस्या थी शेयर्ड डिवाइसेस, हैंडहेल्ड नेटवर्क, ये भी अभी आपने बात करी कि घर में एक ही मोबाइल फोन है तो कैसे मैनेज होगा, ये समस्या है। दूसरी बात ये है कि हर व्यक्ति, टीचर भी और स्टूडेंट भी, वो कंप्यूटर या लैपटॉप या ये जो डिजिटल लर्निंग और टीचिंग है इसमें पारंगत नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा स्किल्ड हैं और कुछ ऐसे हैं कि जिनको बिल्कुल जानकारी नहीं है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है कि देयर इज अ डिजिटल डिवाइड, तो वो डिवाइड को भी ब्रिज करना पड़ेगा और ये समस्या है। ठीक है, सोल्यूशन क्या है इसके? एक तो सोल्यूशन ये है कि भाई पहले आप अपने जो छात्र हैं उनसे, उनका एक गूगल फॉर्म के द्वारा या किसी और तरीके से एक सर्वे कर लें और उनसे पूछ लें कि बेटा आपके पास इंटरनेट कब होता है, कितना होता है, कितने जो आपके मन में डाउट्स है। ये कुछ भी चीज को अज्यूम नहीं करना है कि हम करेंगे तो हो ही जाएगा, हम करेंगे तो पहुंच ही जाएगा। तो एक पहले से थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से ही प्लान करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने पहले भी बताया था, ऐसे सोल्यूशन, ऐसे तरीके जो लेस डिमांडिंग है, जिनकी की बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट भी कम है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल जब हम इस समय वेबिनार कर रहे हैं, इस समय वेबिनार में बताता हूं मैं आपको 45 पार्टिसिपेंट्स हैं मुझे गिन करके, और आप देखेंगे कि बहुत से लोग हैं जिन्होंने जो है, अभी तो मैंने खैर नहीं अलाउ किया है, बट बहुत से लोग थे जिन्होंने जो है वो अपना वीडियो ऑन कर रखा था। ठीक है, अब आप ये देखिए कि क्या जरूरत है कि जब आप केवल सुनने की मूड में है या जब आप केवल एक मतलब श्रोता है, वक्ता नहीं है, तो क्या जरूरत है कि आपका वीडियो ऑन रहना चाहिए। ठीक है, और उससे पर्पस क्या सर्व हो रहा है। लेकिन होता है हर मीटिंग में हम देखते हैं कि 50-60 लोगों की मीटिंग है, उसमें जो है 10 लोग बैठे हुए हैं वीडियो अपना ऑन करके। तो थोड़ा सा सेंसिटिव होना पड़ेगा ना लोगों को कि भाई हर एक के पास तो कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है,
हर एक के पास तो प्रॉब्लम नहीं है, हर एक के पास सोल्यूशन नहीं है। तो भाई थोड़ा सा आप ख्याल रखें, जब आपको जरूरत है वीडियो की तो आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, जब आपको जरूरत है माइक की, तो ये सब चीजें बैंडविड्थ खाती हैं और लोगों को पता ही नहीं है क्योंकि इसकी उनको जानकारी ही नहीं है। तो थोड़ा सा सेंसिटिव होना पड़ेगा अपने को। समस्या ये है, चौथी लास्ट समस्या में आ गया हूं मैं, रिसोर्सेज बहुत चाहिए ऑनलाइन टीचिंग के लिए, प्लानिंग बहुत करनी पड़ती है। सबसे पहले मुझे किसी ने सवाल पूछा, मुझे ये क्वेश्चन आया था कि सर ये बताइए कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू कैसे करें। अब देखिए, अब अगर किसी व्यक्ति को ऑनलाइन क्लासेस शुरू कैसे करें इसी के बारे में जानकारी चाहिए। ये सुमाकर पंजी ने मुझे पूछा था कि सर हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन क्लास। अभी अगर आपका प्रश्न ये था कि भाई ऑनलाइन क्लास का पहला एक्शन क्या होना चाहिए, तो वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। दूसरी बात है पुअर अकाउंटेबिलिटी। स्टूडेंट्स की अकाउंटेबिलिटी तो खैर है वैसे ही बहुत कम है, क्योंकि कई बच्चे क्लासेस में आते ही नहीं वैसे भी। आज के जमाने में जो टीचर्स हैं वो भी कई मायूस हो गए हैं कि छोड़ो ये हमारे बस का नहीं है, हम नहीं करेंगे। ये भी एक समस्या है। तो सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन इसका ये है कि बहुत सारे एजुकेशनल टूल्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आपको थोड़े ढूंढने पड़ेंगे। और उसमें हेल्प के लिए जैसे हम जैसे लोग हैं और लोग जो इसमें काम करते हैं वो बताएंगे आपको कि अजय आपको अगर ये करना है तो ऐसा कर ले। जैसे मैंने आज बताया आपको पोल करना है तो जूम में पोल की फैसिलिटी है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे जो खराब बात है वो ये है कि हाँ भाई हम अपना एक तरीका सेट करेंगे और उसको भूल जाओ, हम उसको वैसे ही करेंगे। अब मेरी बला से बच्चों को समझ में आए चाहे नहीं आए। ये सबसे खतरनाक मोड है ऑनलाइन टीचिंग का, जो बिल्कुल यूजलेस है। हाँ चलिए, ये अधिकारी जी ने बड़ा अच्छा काम किया है। एक पोर्टल इन्होंने जो है अच्छे से शेयर कर दिया है और वो चैट विंडो में आप लोग देखिएगा। एक और चीज आप कर सकते हैं, समस्याएं आपके पास हैं तो आप अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाइए। मैंने ऐसे एक नाम सोचा है, STFOT करके मेरे दिमाग में आया था, सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ टीचर्स फॉर ऑनलाइन टीचिंग। ये एक आप ग्रुप शुरू कर दीजिए। उसमें क्या है कि जिसको जो जानकारी है वो जानकारी आपसे शेयर करेगा। आप अपनी समस्याएं डाल दीजिए, आप उसमें बोल दीजिए कि देखिए मुझे ऐसे ऐसे करना है, मैं क्या करूं। तो कोई बोलेगा अरे ये करना है, अरे इसके लिए सर ये बहुत सिंपल तरीका है, या ये। तो ये शेयरिंग फ्रॉम विद पीयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इस पॉइंट पे मैं रुकना चाहूंगा क्योंकि मेरे दिमाग में इतना ही था। आगे मेरे पास बहुत मटेरियल है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि हम इसको बंद करें और थोड़ा सा डिस्कशन शुरू करें। तो ये टाइम है जिस समय आपको जो है अपनी मन की बात कहने का टाइम आ गया। ये 42 लोग हैं मेरे इस लिस्ट में, और सभी से मैं निवेदन करूंगा कि अब आप अपने अपने जो पॉइंट्स हैं उसको जरा प्लीज कहें। अपने वीडियोस आप प्लीज बंद कर दें, क्योंकि वीडियो से कुछ असर नहीं होगा। जो व्यक्ति बोल रहा है उसका वीडियो मैं खुद ही ऑन कर दूंगा, बाकी लोग अपना वीडियो बंद रखें ताकि बैंडविड्थ की प्रॉब्लम ना आए। और अब समय है अपने सवालों का और आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करने का। वीरेंद्र बिष्ट जी ने बोला है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्मार्टफोन एंड कनेक्टिविटी इज द मेन इशू विद गवर्नमेंट स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट हेल्प इज मस्ट। वीरेंद्र बिष्ट जी ये बात तो सही है आपकी। ओके, मदन बिष्ट जी का एक सवाल है, ओनली वीडियोस ऑफ मैक्सिमम साइज 10 MB कैन बी अपलोडेड इन दिस पोर्टल, हाउ कैन वी मेक अ स्मॉल वीडियो? बड़ा आसान है सर, 2 या 3 ऐसे ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं जो आपके वीडियोस को फ्री में स्मॉल कर देंगे। ठीक है, तो एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ओपन शॉट। मैं आपको टाइप कर देता हूं, ओपन शॉट। ठीक है, और एक और इसका नाम है OBS टूल्स आई थी, या OBS स्टूडियो। ठीक है, और एक और है जिसका नाम है शॉर्टकट। प्लस बहुत सारे ऑनलाइन टूल अवेलेबल हैं, ऑनलाइन टूल्स फॉर, हाँ वर्क करेंगे सर मदन बिष्ट जी, मोबाइल पे वर्क करेंगे। क्योंकि क्या है कि इनमें एक फैसिलिटी ये होती है कि आपको कौन से उसमें सेव करेंगे आप। ठीक है, अच्छा जिसके पास भी विंडोज 10 का पीसी है उसमें बाय डिफॉल्ट आपका एक वीडियो एडिटर करके एक सॉफ्टवेयर होता है ऑन विंडोज 10। जितने भी विंडोज 10 की मशीन है इसमें मेरे ख्याल से मतलब लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स, इनमें ये इनबिल्ट होता है। जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं, मेरे इसमें भी है वो,
उसमें एक फैसिलिटी है, अब जब आप उसको सेव करते हैं तो वो पूछता है लो रेजोल्यूशन, हाई रेजोल्यूशन। if there is a common, अच्छा if there is a common ask we can even request increase, हाँ वो भी बात है। लेकिन अधिकारी की प्रॉब्लम ये है कि अगर आप वीडियो साइज बढ़ा देंगे तो एक्सपोनेंशियली जो है वो उसकी साइज बढ़ जाती है। और आप ये क्यों भूल जाते हैं कि बड़ा वीडियो डालना तो ठीक है, उसको डाउनलोड करने में 50 स्टूडेंट 100 स्टूडेंट अपना बैंडविड्थ वेस्ट करेंगे, अपना डेटा वेस्ट करेंगे, उससे अच्छा छोटा ही करो। हाँ, नेगी जी का सवाल है, इफ सम टाइम वी कंडक्टिंग एक्टिविटी लाइक मेडिटेशन वी नीड टू सी देयर पोस्चर एंड वेदर दे आर अटेंटिव और नॉट, हाउ कैन वी एंश्योर दिस? देखिए, अटेंटिव करने के लिए तो बहुत सिंपल है कि जो आप इन क्लास क्विज लॉन्च कर दीजिए और उसके मार्क वार्क नहीं होंगे, वो सिर्फ इस काम के लिए है जस्ट टू कंफर्म कि बच्चों ने जवाब दिया कि नहीं दिया। जहां तक सवाल है मेडिटेशन में आपको देखना है तो कैमरा ऑन करने के अलावा कोई और रास्ता तो है नहीं, और कोई तरीका तो है नहीं जो मुझे समझ में आता हो कि जिससे कि आप बच्चों से कह सकते हैं कि आपको हमें देखना है। बट ये अटेंटिव चेक करने के लिए इन क्लास एक्टिविटी वो बहुत आसान तरीका है। चलिए, और कोई सवाल है? अभी हमारा टाइम देखिए 5:18 हो चुके हैं। हम लोग लगभग समझ लीजिए 10-12 मिनट, 5:30 तक तो हम इजीली और चल सकते हैं। उसके आगे भी डिपेंड करता है कि लोगों के क्या कमिटमेंट्स हैं। मैं ओपन हूं, आप अगर कुछ डिस्कस करना चाहें, कुछ कहना चाहें, या आप अगर कुछ फीडबैक देना चाहें, आप लोगों का अपना अनुभव भी तो होगा। जो कुछ मैंने कहा उसके हिसाब से मान लो आपके अंदर कुछ एक कॉन्ट्ररी ओपिनियन है। सुधीर कुमार पंजी ने कहा है challenges are common between higher faculty and yes, ऑनलाइन टीचिंग के चैलेंजेस कुछ कुछ कॉमन ही होते हैं क्योंकि वही समस्याएं होती हैं। डॉक्टर कपिल नयाल साहब ने हाथ अपना रेज किया है। कपिल जी कहिए। हाँ, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ सर। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी, कहिए। हाँ, इट वाज अ वेरी नाइस डिस्कशन। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी बातें आपने बताई सर। सर मुझको ये कहना है कि जैसे जो ऑनलाइन एजुकेशन का जो मेन जो सबसे बड़ा हर्डल है दैट इज पुअर नेटवर्क। तो पुअर नेटवर्क कनेक्टिविटी जो है वो हमारे स्टेट के लिए, विशेषकर जो इली हमारा स्टेट है, यहाँ की जो डेमोग्राफी है उसके हिसाब से जो है, अब विशेषकर गांव में जैसे अल्मोड़ा शहर की बात करें तो अल्मोड़ा शहर में ही बहुत यदि जो लोग ब्रॉडबैंड यूज नहीं करते या फाइबर नेट यूज नहीं करते तो उनके लिए जो है ये डाटा कनेक्शन से ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना, वीडियोस देखना, तो ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क है यहाँ पे। और जब हम उन बच्चों से जो गांव में रहते हैं उनसे जब हम जुड़ते हैं, उनसे हम गूगल मीट के थ्रू या जूम के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा हमारा जो हर्डल है वो है पुअर नेटवर्क। तो क्यों ना जो भी स्टेक होल्डर्स हों, जैसे यूसर्क बहुत अच्छा काम कर रहा है ऑनलाइन एजुकेशन के अवेयरनेस के प्रोग्राम के संदर्भ में। अभी हमारा भी SCRT के द्वारा डिपार्टमेंटल हमारा जो है ट्रेनिंग हुआ था इस पर ऑनलाइन एजुकेशन पे। तो क्यों ना सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मिलकर या जो हमारा एजुकेशन मिनिस्ट्री है उस तक और मुख्यमंत्री तक और फिर आगे केंद्र सरकार तक ये बात पहुंचाते हैं कि नेटवर्क में कम से कम कुछ आवर्स के लिए तो नेटवर्क ऐसा हो कि जिसमें इजीली बच्चा काम कर सके, वो वीडियोस को देख सके, ऑनलाइन एजुकेशन ले सके। तो इसके लिए सर क्यों नहीं इस तरह का कोई एक फोरम बनता है या कोई ऐसी आवाज उठती है? ये मेरा बिल्कुल इस बारे में सुधीर पंजी जो इसके आज के संगोष्ठी के आयोजक हैं, ये बहुत कार्यरत हैं इसके ऊपर। इन्होंने एक ग्रुप भी बनाया है। मैं कुछ बोलना चाहूंगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूं सुधीर जी आप जरा इस बारे में कुछ कहें जरूर, क्योंकि आप, मुझे पता है, इसमें बहुत कार्यरत हैं और ये आपका फील्ड है, आप एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में। तो आप या कोई और प्लीज। हाँ, कपिल नयाल जी नमस्कार। आपने बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा और ये समस्या पहाड़ों में ज्यादा है लेकिन ये प्लेन्स में भी है और कई सारी ऐसी प्लेन्स में भी जगह है जहाँ पे कि नेटवर्क अच्छा नहीं है। और अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ने, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने काफी बड़ा बजट एक अप्रूव किया है
जिसको शायद इम्प्लीमेंट होते होते 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने लग सकते हैं, पर हर पंचायत लेवल पे एक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने का प्रोग्राम है। उसका पर्पस ये है कि क्योंकि कोविड के कारण कई सारी चीजें, ई ऑफिस की बात हो रही है कि सारा का सारा काम, जैसे फाइलें हाथों से इधर से उधर नहीं जा सकती हैं, तो पंचायत लेवल से ऊपर तक जाना हो तो वो पूरे के पूरे ई ऑफिस का कॉन्सेप्टलाइजेशन हो रहा है। देहरादून की तहसील को पूरा का पूरा ई ऑफिस कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट का खुद थ्रस्ट एरिया है कि पूरे उत्तराखंड में सब जगह पे इसको नेटवर्क को स्ट्रेंथन किया जाए। और हम आपकी बात को इससे हम लोग अवगत हैं, और हमने प्रोफेसर दुर्गेश पंडित से भी इस बारे में बात की है, और जो ITDA जो एजेंसी है उसके साथ भी बातचीत हुई है। प्रोफेसर पंजी ने एक लास्ट ईयर प्रोजेक्ट किया था जिसमें कि बैलून के थ्रू नेटवर्क कनेक्टिविटी कुछ समय के लिए दी जा सकती थी। बड़ा सक्सेसफुल वो प्रोग्राम रहा था, और उस तरह के प्रोजेक्ट्स की और इनोवेटिव चीजों की सार्थकता की जरूरत है। हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर कोई अपडेट लेके आपको अवश्य शेयर करें। थैंक यू सर। कुसुमाकर पंजी ने बोला, हाउ कैन वी इंश्योर दैट स्टूडेंट इज लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाइल ऑनलाइन क्लास ऑलमोस्ट 80% इज 1-to-1 क्लास। बिल्कुल, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इंश्योरिंग इज लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, इसके लिए हमें चाहिए रेगुलर इवैल्यूएशन। और जो नॉर्मल तरीका था हमारा कि साहब वो साल के एंड में एक एग्जाम होगा या 2 एग्जाम होंगे, इनसे काम नहीं चलेगा। ऑनलाइन टीचिंग में रेगुलर असेसमेंट करना पड़ता है। जब मैं जब अपना ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ IIT में अपने स्टूडेंट्स को, मैं हर क्लास में एग्जाम लेता हूँ। मैं कहता हूँ हर क्लास में तो नहीं, हर तीसरी क्लास में मैं 2 क्लास लेता हूँ, फिर कहता हूँ तीसरी क्लास में जो 2 में पढ़ाया था उसका एग्जाम होगा, और एंड में कोई एग्जाम नहीं होगा। आपका जो इवैल्यूएशन है हर क्लास का 2% वेटेज है। मैं 10 सवाल पूछता हूँ केवल, जो कि पूरा उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का सार होता है, और मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछता हूँ, लेकिन उसमें मैं थोड़ी सी 420 ही करता हूँ बच्चों के हिसाब से, कि 4 गलत हो सकते हैं, 4 सही हो सकते हैं, 2 सही हो सकते हैं। जब तक आप बिल्कुल सही जवाब नहीं देंगे, कंप्लीट नो गेसवर्क, तब तक में आपको मार्क नहीं मिलेगा। आप भी थोड़ी मेहनत करिए। आप भी अपने ऑनलाइन क्लासेस में हर तीसरी क्लास में, हर चौथी क्लास में बोलिए बच्चों पहले हम एग्जाम लेंगे, ताकि आपको टेंशन नहीं है कि आपको लास्ट में एग्जाम होगा नहीं होगा। अभी देखिए पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है कि जेई मेन की परीक्षा या नीट की परीक्षा हो कि नहीं हो। तो ये इसलिए है क्योंकि मतलब लोगों को अभी क्लैरिटी नहीं है कि भाई ये सेफ है कि नहीं बने बच्चों को जो है एक्सपोज करना इन चीजों में। तो हम अगर एग्जामिनेशन लोगों का, अभी तमाम कॉलेजेस ने बोला कि भाई फाइनल एग्जामिनेशन होनी चाहिए, UGC भी अभी डिमांड कर रहा है कि फाइनल एग्जामिनेशन होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन कैसे करोगे? तो IIT बॉम्बे के 2 प्रोफेसर ने एक स्पेशल ऐप निकाला है जिसको हम कहते हैं सेफ ऐप, SAFE। मैं उसके बारे में आपको चैट में डाल देता हूँ। ये जो सेफ ऐप है ये वो हर एक के लिए अवेलेबल कर रहे हैं। ओके, सो safe.cse.iitb.ac.in, इसमें आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। और मेरे 2 कलीग्स हैं कामेश्वरी और भास्करन, इन्होंने ये 6-7 साल पहले बनाया था, और अब इसको जो है पूरे देश में लॉन्च किया जा रहा है। और नहीं सॉरी, ये मैंने गलत दे दिया है एड्रेस, ये आपको मैं सही एड्रेस देता हूँ सेफ का। तो आप इनका इस्तेमाल करिए, ये फ्री टूल है। आप आपको अगर दिक्कत है, आपको हेल्प चाहिए, तो आप मुझे चैट विंडो में कहिए, मैं आपको जो है इनसे सॉरी ये मैं डिलीट कर देता हूँ। तो सेफ ऐप जो है, अभी हमारे पास ज्यादा समय नहीं है सेफ के बारे में बात करने का। पहला वाला जो साइट है वो गलत है। मैं आपको सही वाला दे देता हूँ। और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कंटिन्यू करिए, वो चलते रहने दीजिए। हाँ, हाँ, कोई और प्रश्न है? या फिर अगर प्रश्न नहीं है तो फिर हम इसको समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि काफी टाइम हो गया है और बहुत से लोग हैं जो कि 5:30 हो गया है। देखिए हमने 4 बजे शुरू किया था।
बट मैं अवेलेबल हूँ, अगर किसी को कोई और बात कहनी है, कुछ डाउट है, कुछ क्लैरिफिकेशन है तो बिल्कुल करें। और दुर्गेश पंत जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है अंत में अपने एक्सपीरियंस से जो है आप कुछ बात कहना चाहें, रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। जी, बहुत अच्छा सेशन रहा है। और क्योंकि मैं अभी नेटवर्क की बात चल रही थी, नयाल भाई ने बात की अल्मोड़ा से, नेटवर्क की बहुत दिक्कत है इस समय में, जैसे लग कि मैं हूँ शांति कुंज के बगल में, तो ये समझा जा सकता है कि ऑनलाइन हमारे पास टीचिंग लर्निंग में कितनी दिक्कतें हैं। लेकिन इसमें जो और कई प्रश्न आए हैं, और बल्कि एक, जैसा सुधीर पंत जी ने कहा, एक भारत नेट का प्रोजेक्ट है कि हर ब्लॉक में ऐसा कहा गया है, और जो बकाया पूरे के पूरे 12 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें भी एक कनेक्टिविटी का कार्य हो रहा है। सरकार ने बजट एलोकेशन से लेके कई चीज हुई हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि इससे जितनी चीजें होंगी, और आजकल कई जगह पर फाइबर बड़ी तेजी से चल रहा है कार्य, हम लोग देख रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये, जैसा आपने कहा, इमरजेंसी टीचिंग लर्निंग रहा है और एक तरह से ऐसी विपदा आई हम नहीं जानते थे, तो ये चीजें हुई हैं। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का अधिकारी जी ने जो पोर्टल बताया वो बहुत महत्वपूर्ण है। टीचर्स डाल रहे हैं, इनोवेटिव भी हैं, और टीचर्स कमाल का कार्य कर रहे हैं, विशेष रूप से जो बहुत दूर दराज में टीचर्स बैठे हैं। प्राइमरी के लिए मैं विशेष रूप से बहुत इसलिए इस समय चिंतित हूं, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं जो स्कूल्स में जाते रहे हैं, अब करीब करीब 6 महीना होने को आया है, और आगे को अगर 3 महीने और इस तरह की सिचुएशन जाएगी, जैसा आप जानते हैं, एक बड़ा कॉमन सा इसी, अगर हम वो बच्चे जो घर से फर्स्ट जनरेशन अगर वो एजुकेशन में हैं, या अभी माता पिता के पास इतना समय नहीं है, वो स्कूल में तो जो भी करते थे, मेमोराइजिंग हो रही है, जितनी भी चीजें थी, लेकिन अगर वो बिल्कुल बंद हो गया इस वजह से, तो जो लैप्सिंग इनटू इलिटरेसी है, ये बड़ा गंभीर बात हो सकती है। इसके लिए हम सर्क में बकाया चीजें तो हम पूरा प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से अगर कुछ टर्म के लिए एक हम मॉड्यूल क्रिएट करें कि ऑनलाइन हो, किस तरह से हो, ताकि ये सारी चीजें हो पाए। क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर हम यूज कर रहे हैं, इधर इफ यू यूज इट फाइन, अदरवाइज यू गोइंग टू लूज। यूज और लूज वाली सिचुएशन है इस समय जो ऑनलाइन की स्थिति बनी हुई है। हम लोगों के पास कंटेंट है। एक चीज में जो छोटी सी कहना चाहता हूँ वो महत्वपूर्ण है, वो ओपन यूनिवर्सिटी में, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में, यूसर्क में बहुत से हो, ये मदद मिल सकती है। आप कांटेक्ट करिए। शायद प्रोफेसर पंत का इस सेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली जो बात आई है, स्पेशली विद रिगार्ड टू ऑनलाइन एजुकेशन, ये जानता हूँ ऐसे बहुत से ग्रुप्स बने हैं, काम भी हो रहा है, और विषय के हिसाब से टीचर्स ने अपने अपने क्लस्टर्स में अपने काम इस तरह के चल रहे हैं। लेकिन किसी भी तरह का अगर हमको इसमें मदद चाहिए तो हम फोरम के माध्यम से कर सकते हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में, जिसमें कंप्यूटर साइंस आईटी में, हमने कई बार टीचर्स ट्रेनिंग इस तरह की करवाई है, लेकिन वो हायर एजुकेशन के लिए, लेकिन हम टीचर्स के लिए भी इसको करवा सकते हैं अगर हमारे पास आ जाए इसी में से। ये सारी संस्थाएं की उद्देश्य एक है, इन तमाम सारी चीजों को करवाया जा सकता है, मुझे कहना था। और ये एफर्ट क्योंकि सुधीर पंत जी ने, अधिकारी जी ने, बहुत अच्छा एफर्ट ये रहा है। और यूसर्क, आपके पास ये दो संस्थाएं की इनेबल्ड एजुकेशन की ये प्रतिनिधि संस्थाएं हैं जिन्होंने उत्तराखंड में इसमें बहुत कार्य किया है। तो अगर किसी चीज के वी आर ऑलवेज रेडी फॉर एनी सपोर्ट, और बहुत अच्छा लगेगा। अल्मोड़ा में अभी हम करने जा रहे हैं, अल्मोड़ा के शिक्षकों के लिए ये ऑनलाइन टीचिंग
और इसका महोदय ने इसमें उन्होंने बहुत, और उन्होंने मेरे से इस बात के लिए कहा और हम लोग इसको करने जा रहे हैं। तो इस तरह के प्रयास रेप्लिकेट हो, हाँ मुश्किल समय है, लेकिन हर मुश्किल समय अपने साथ कुछ न कुछ अपॉर्चुनिटीज लाता है। चीजों से बड़ा कष्ट होता है, लेकिन कई चीजों से सीखा भी जाता है। जो फेसलेस आप में कम्युनिकेशन है और फेसलेस टीचिंग लर्निंग है, इसके अपने बिजी रहते हैं। उन्होंने खंड में जो बलून टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट जिसमें डिजास्टर रिडन जो इलाके हैं कैसे दिए जाएं, क्या करने की बॉम्बे से दिया था। इसके अतिरिक्त तो पूरे कई कंट्रीज में उन्होंने अपने सोल्यूशन दिए हैं। यूसर के साथ उन्होंने लगातार आउटरीच प्रोग्राम करते रहते हैं। देहरादून में, हल्द्वानी में, चोरगलिया में, भीमताल में, गंगोली कार्यक्रम है यूसर का जिसमें प्रोफेसर वाल्दिया जुड़े हुए हैं। तमाम उसमें प्रोफेसर पर जुड़े रहते हैं। आप लोग इससे जुड़े, ये एक सिलसिला है जो आगे को बढ़ता रहेगा। चलिए, धन्यवाद पंजी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई कुछ कहना चाहेगा? 2 पार्टिसिपेंट ने हाथ खड़े किए हैं। एक क्वेश्चन था, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। डॉक्टर नौटियाल जी यूसर से हैं, इन्होंने अपना हाथ रेज किया है। कहिए नौटियाल जी, आप कहिए। जी सर, पहले तो मैं आपका धन्यवाद। थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज चला गया है, चलो कोई बात नहीं, फिर दोबारा कोशिश करते हैं। तपन पांडे जी ने हाथ खड़ा किया था। तपन पांडे जी कहिए। सर अगर थोड़ा वक्त हो तो आप सभी को नमस्कार। पहले जी, क्या मेरी आवाज आ रही सर? एक मिनट पांडे जी, एक मिनट आप रुक जाइए। नौटियाल जी आप बोल रहे हैं, मैं बाकी लोगों को म्यूट कर देता हूँ। हाँ, अच्छा। मेरी आवाज ही ठीक नहीं आ रही है तो शायद हो सकता है यहाँ पे सिग्नल कम हो। नहीं, आवाज ठीक है अभी। जी, मैं एक पॉइंट केवल ये बताना चाह रहा था कि अभी हमने जो हाल में ही 4 अगस्त से और 9 अगस्त तक एक इम्पैक्ट ऑनलाइन टीचर स्टूडेंट एंगेजमेंट विषय पर एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का 6 डेज का प्रोग्राम किया था। तो वो भी काफी महत्वपूर्ण रहा और जो ये सर बता रहे हैं उसी टाइप की बहुत सारी 3-3 घंटे का वो प्रोग्राम था। तो उसका भी आनंद हमारे टीचर्स उसको उठा सकते हैं और वो अभी भी यूसर के YouTube चैनल पे अभी भी उपलब्ध है। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि कैसे स्टूडेंट को एंगेज रख सकते हैं, कैसे ऑनलाइन टीचिंग को हम बहुत अच्छा सा सफल बना सकते हैं, इंटरेक्टिव बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो मेरा, चूंकि यहाँ पे सारे हमारे टीचर्स लोग जुड़े हैं तो कई हो सकता है इसमें जुड़े भी रहे होंगे, अदरवाइज उसमें वैसे 1000 से ऊपर हमारे टीचर्स थे। तो मैं सभी का आह्वान करना चाहूंगा कि यूसर के YouTube चैनल में जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का है 4 से 9 अगस्त का जो था, उसको भी यदि आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि काफी कुछ बेनिफिट आपको मिलेगा। और यहाँ पे सुधीर पंत साहब से लेके और प्रोफेसर OPS नेगी साहब जो हमारे गुरुतर रहे हैं, हमेशा ही यूसर का साथ देते हैं, आपका आशीर्वाद रहता है, मार्गदर्शन रहता है। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा और प्रोफेसर राजकुमार जी का खास तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। ओके, हाँ, अब जो आई थिंक तपन पांडे जी थे, कौन थे जो बोल रहे थे बीच में? अब आप बोल सकते हैं सर। सर अगर थोड़ा वक्त हो तो मैं कुछ ऐसी फ्रूगल टेक्निक्स दिखाना चाहूँगा जिसका उपयोग करके मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। एक 5-10 मिनट का अगर वक्त हो तो मैं स्क्रीन शेयर करके आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। हाँ, देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो जो अपने आयोजक हैं, मैंने तो आपको देखा हुआ है सर, आपने पिछली बार बड़ा अच्छे से बताया था पिछली मीटिंग में। एक ऐसा करते हैं, थोड़ा से अगर कुछ लोगों के डाउट्स हैं वो ले लेते हैं, उसके बाद कुछ लोग शायद जाना चाहेंगे क्योंकि आज छुट्टी का दिन भी है, त्योहार का दिन है। फिर जो कंटिन्यू करेंगे वो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि सबको रोकना ठीक नहीं है। तो जो पार्टिसिपेंट्स, अच्छा, डॉक्टर ए जोशी का एक क्वेश्चन रह गया, वो ये था कि जो स्टूडेंट्स हैं, आपके यहाँ बहुत स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में, तो कौन ऑथेंटिक हैं कौन फेक हैं ये कैसे मालूम किया जाए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो डॉक्टर जोशी, मैं आपको अभी अनम्यूट कर रहा हूँ। आप जरा अपनी बात दोबारा रखना चाहेंगे डिटेल में? आवाज आ रही है? नमस्कार। बिल्कुल आ रही है सर, क्लियर आ रही है। वही मेरा दिक्कत यही थी कि इस बीच हम लोगों ने जो ये वाला सेशन किया, ऑनलाइन किया था,
तो ईमेल कोई भेज रहा है, अंदर अटैचमेंट किसी का है, बड़ा बड़ा मुश्किल था मतलब असर्टेन कर पाना कि ये जेन्युइन है बच्चा, ये फोनी है, दूर बैठा हुआ है, वी कैन नॉट ऑथेंटिकेट हिम। ये बड़ी डिफिकल्टी है प्रैक्टिकल। कॉलेज में फिजिकली तो पहचान लेंगे, लेकिन ईमेल या तो कोई उसके लिए कोई ऐसा कोई आईडी बने उसकी स्पेशल। कई बच्चों के हमारे ईमेल है ही नहीं, वो किसी साइबर कैफे से मेल करते हैं। तो देयर इज नो वे टू असर्टेन टू इंश्योर कि दिस इज अ जेन्युइन। तो मैं आपको उसका एक सोल्यूशन देता हूँ। जी, जिस ऐप का मैंने जिक्र किया, सेफ ऐप है, जी जी, स्मार्ट ऑथेंटिकेटेड फास्ट एग्जाम्स, ये उसका फुल फॉर्म है, स्मार्ट ऑथेंटिकेटेड फास्ट एग्जाम। ये एक फ्री नेट फैसिलिटी है जो कि आईआईटी बॉम्बे के 2 प्रोफेसर ने 7-8 साल पहले क्रिएट करी थी। जी। और इसमें 2 चीजें हैं। एक तो इसमें ऑटोमेटिक अटेंडेंस की फैसिलिटी है, यानी कि अगर उसमें, लेकिन थोड़ा सा पहले कष्ट करना पड़ेगा कि आपको पहले अपना कोर्स उसमें ऐड करना पड़ेगा, और उसके बाद जो जो आपके ऑथेंटिक पार्टिसिपेंट्स हैं उनको आप एक स्पेशल कोड देंगे, उस कोड से वो रजिस्टर करेंगे, और उसमें उनका नाम होगा, उनका रोल नंबर होगा और उनका ईमेल एड्रेस होगा। तो जब आप उनको रजिस्टर कर लेंगे, उसके बाद में आप 2 चीज कर सकते हैं। एक तो आप उनका हर लेक्चर में ऑटोमेटिक अटेंडेंस आप ले सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए आपको कोई एग्जाम करना है, तो वो क्या करता है, वो ये एक ऐसा ऐप है कि एग्जाम के दौरान उसको इंटरनेट नहीं चाहिए, उसको केवल सॉरी, आई एम गोइंग टू म्यूट एवरीबॉडी, आई एम सॉरी। हाँ, तो जोशी जी, वो आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। एग्जाम के समय उसको कंटिन्यूअस इंटरनेट नहीं चाहिए। मान लीजिए आपका 3 घंटे का एग्जाम है और 3 घंटे में आपका नेटवर्क अगर मान लो बीच में टूट गया या कमजोर हो गया तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो क्या करता है, वो ऐप जो है वो क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करता है एनक्रिप्टेड फॉर्म में, और फिर टीचर एक की देता है एग्जाम शुरू होने के पहले। उस की को हम व्हाट्सएप से भेज देते हैं, की को उसको डालने के बाद वो क्या होगा, एग्जाम कुछ सेकंड्स के लिए आपको इंटरनेट चाहिए जो आपके कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेगा। फिर वो ऐप जो है आपके मोबाइल फोन को या लैपटॉप को लॉक कर देता है, तो आप किसी से चैट नहीं कर सकते, आपका इंटरनेट काम नहीं करेगा जब तक में आप एग्जाम दे रहे हैं। जब तक आप वो एग्जाम का बटन नहीं दबाएंगे आप सबमिशन का, तब तक में वो तो चीटिंग करने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। अब जिसको करनी है चीटिंग वो दूसरे फोन से करेगा, वो सब बातें हैं, लेकिन कम से कम हमने इतना जरूर उसमें कर दिया है कि चीटिंग करने के लिए उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो ये हम आईआईटी में इस्तेमाल कर रहे हैं, और अभी उन्होंने मुझे बताया प्रोफेसर ने कि 400 कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये फ्री ऐप है, और इसका मैंने लिंक जो है वो दे रखा है ऑनलाइन अपने चैट विंडो पे, तो उसको आप लोग जरूर करें। और उनको प्रोफेसर भास्करन रमन को मेरा हवाला देकर के मेल लिखिए कि ऐसे ऐसे हमें बताया गया है इसके बारे में और हम चाहते हैं इसको यूज करना, और आपको बड़ा उसमें फायदा होगा, क्योंकि ये बनाया ही इसीलिए गया है और वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सबके लिए ओपन है वो। अच्छा, चैट में देखो 2 पॉइंट्स हैं चैट में। टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम इज नीडेड फॉर इंप्रूविंग, बिल्कुल सही मदन भंडारी जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो बहुत जरूरी है। रितिका सिंह जी कह रही है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग शुड बी एनकरेज इन द स्कूल्स। बहुत बढ़िया बात आपने कही है, और यही हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें सरकार भी यही करना चाहती है। इशू ये है कि करें कैसे। करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, 6% जीडीपी का खर्चा भी करना चाहते हैं एजुकेशन में, लेकिन करते नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। तो इसको करवाने के लिए थोड़ा सा हमें एकजुट होना पड़ेगा। ओके, और कोई जानकारी किसी को चाहिए या कोई क्वेश्चन चाहिए, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ दोबारा टाइप कर देता हूँ, और आप लोग बिल्कुल निसंकोच, किसी को कभी भी कोई डाउट हो उसमें आप मेल भेजें। मैं जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं डेफिनेटली आपको जवाब दूंगा। और आपको अगर कोई हेल्प चाहिए, जैसे सेफ के बारे में कोई जानकारी चाहिए या कोई और चीज चाहिए, तो मैं आपको उनसे संपर्क में करा दूंगा। तो जो और हमारे पास और भी बहुत सारे टिप्स हैं। मैं कई लोगों के लिए मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करता हूँ। मैं पिछले 2 महीने में मैंने करीब 15 जगह जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है टीचर्स को। उनको मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया है कि आपको अगर मैथ्स पढ़ाना है, केमिस्ट्री पढ़ानी है, फिजिक्स पढ़ाना है, ज्योग्राफी पढ़ानी है, इंग्लिश पढ़ाना है, हिंदी पढ़ाना है, तो कैसे आप अपने अलग अलग टिप्स और टूल इस्तेमाल करके उसको इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। और भी बहुत सारे टूल्स, अभी समय तो बहुत कम है, 5:45 बज चुका है। तो मैं पंजी से कहूंगा, सुधीर पंजी से कहूंगा कि आप यदि चाहें तो इसको क्लोज करें सेशन को,
और अगर फिर भी डाउट्स हैं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम और दे सकते हैं। क्लोज करने से पहले मैं वीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप पूरे समय आज बैठे रहे, ऐसा बड़ा मुश्किल होता है कि वीसी साहब, लेकिन मैंने देखा कई सारे वेबिनार्स में आप जुड़े रहते हैं शुरू से आखिर तक जी। और आप पूरे समय रहे, हमें बड़ा अच्छा लगा। तो आप चलते चलते अगर 2 शब्द कहना चाहें कि आज आपको प्रोग्राम कैसा लगा या कुछ गाइडेंस आप देना चाहें। ठीक है, मेरी आवाज आ रही सर? हाँ प्रोफेसर नेगी, बिल्कुल आ रही है सर। धन्यवाद पंत साहब, दोनों पंत जी, सुधीर पंत जी भी, राजकुमार पंत जी भी, अन्य सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कोई शक नहीं, प्रोग्राम अच्छा है। ऑनलाइन एजुकेशन अधिकारी जी ने बताया कि डेमोक्रेटिक एजुकेशन है। दिक्कतें है क्योंकि एकदम शुरू हुआ है, जैसे सबने बताया कि कोविड-19 आया, कोई इसके तैयार नहीं था। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो हर उम्र को नहीं देख रही है। छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बड़े को कैसे, हर जैसे बड़े लाइफ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां पर आप वर्चुअल कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के साथ निश्चित प्रॉब्लम है। उसके लिए जब प्रॉब्लम होती है सॉल्यूशन भी होते हैं, क्योंकि जब क्राइसिस आते हैं अपॉर्चुनिटी भी निकलती है। तो ऐसे धीरे धीरे कुछ टूल्स बन रहे हैं। हम इनके बीच में ये कर सकते हैं कि थोड़ा वीडियो भी दिखा सकते हैं, जैसे कहूत है, इस टाइप के कुछ बच्चों को थोड़ा सा इंगेज करने के लिए बीच में कुछ वीडियो के बने गेम्स के द्वारा, टीचिंग गेम्स के द्वारा बच्चों को इंगेज कर सकते हैं। सॉल्यूशंस बहुत है, लेकिन हमें ढूंढने पड़ेंगे। और एक इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम नदी के 2 किनारों को जोड़ सकते हैं। ये हम ग्लोबल सिटीजन बनने के बाद जैसे नई एजुकेशन पॉलिसियां बना रखी है, वो इसी से हो सकता है। क्योंकि टीचर सीधे अगर आप फेस टू फेस कोई महत्व देंगे तो उसमें केवल एक ही तरीका हो सकता है कि स्पून फीडिंग ही हो सकती है, उसकी भी जरूरत है। लेकिन फेस टू फेस के साथ में अगर दोनों को मिला के चलेंगे, जिसको ब्लेंडिंग लर्निंग कहते हैं, अगर हम ऐसे चलेंगे तो ये हमारे लिए भी अच्छा रहेगा और समाज के लिए अच्छा रहेगा। और धीरे धीरे, जहां तक इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात है, सरकार भी प्रयास कर रही है, हमें भी प्रयास करना चाहिए। और इसमें मेरा तो एक ही निवेदन है सबसे कि खासकर जो है गार्जियंस को भी अवॉइड करना पड़ेगा कि भाई ये तरीका ठीक नहीं कि आप एक ही फोन से जो है बच्चे से भी छीन रहे हैं, बाहर भी आप खड़े हैं। तो थोड़ा सा गार्जियंस को भी ऑनलाइन के बारे में एक चेतना देनी पड़ेगी। अधिक ना करके आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे जोड़ा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक्स। आप पूरे समय रहे और आपने हमें आशीर्वाद वचन दिए। मैं प्रोफेसर राजकुमार एस पंत जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप ने बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमारे आग्रह को स्वीकार किया और आपने बड़ी अच्छी बातें शेयर की। मतलब आपने जो आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर किया। और यही शायद एक समय है जब आपने कहा कि हमें टीचर्स को कोलैबोरेट करना चाहिए, कहीं पे ग्रुप भी हम बना सकते हैं आपस में, एक दूसरे की कहीं पे बेस्ट प्रैक्टिसेस है तो उसको शेयर कर सकते हैं और कोलैबोरेशन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और चैलेंजेस हैं, जैसे दुर्गेश्वर जी ने कहा कि चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस हमेशा अपॉर्चुनिटी भी लेके आता है और ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग, अच्छी बात ये थी कि कंट्री में बहुत हद तक नेटवर्क कनेक्शन दूर तक अवेलेबल थे, चाहे वो स्ट्रांग नहीं हो, वीक हो, पर नेटवर्क कनेक्शंस अवेलेबल थे, स्मार्टफोन्स अवेलेबल थे, लोग उनको यूज करना जानते थे, व्हाट्सएप यूज करना जानते थे। तो हमें दिक्कतें तो आ रही हैं, दिक्कतें अमेरिका जैसे देश में भी रूरल एरियाज में एजुकेशन को फैलाने की आ रही हैं, पर हमें मिलजुल के इसका कोई सोल्यूशन देखना पड़ेगा और धीरे धीरे शायद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे और हम सभी को बहुत बहुत फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोग शनिवार की शाम को, और आज गणेश चतुर्थी है, उसकी सभी को शुभकामनाएं, आप लोग इस प्रोग्राम में जुड़े और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।